ठीक है। सो कोई डिस्क्राइब कर सकता है कि सीडीएम और एनसीएम में डिफरेंस क्या था? व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस? एनीवन? ठीक है। सो एनसीएम हम लोगों ने टाइम पीरियड अपने को पता होना चाहिए पहले, तो रीजन क्या थे, ठीक है। एक तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये रहता है। तो एनसीएम जो था वर्ल्ड वॉर वन उसका बैकड्रॉप था, ठीक है। उसके बाद रॉलेट एक्ट लगा। रॉलेट एक्ट का एक रिस्पॉन्स था जो जलियांवाला बाग मैसेकर हमने देखा, एक वो रिस्पॉन्स था। फिर फर्दर उसके अंदर जो कमीशन बैठी थी कॉल्ड हंटर कमीशन टू लुक इनटू द एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग द पोस्ट वॉर पीरियड, तो उसने जो रिपोर्ट लाया और उसमें एज सच कॉन्डेम नहीं किया गया था जनरल डायर के एक्ट को, ठीक है। तो उस सेंस में पूरा का पूरा एक आई वॉश था पूरा का पूरा प्रोसीडिंग, एंड देयरफॉर इंडियन सेंटिमेंट थोड़ा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गया था। फिर फर्दर जो मॉडरेट थे they also were disillusioned with the coming of Montague डिक्लेरेशन, ठीक है, कि हम ऐसा ऐसा करके रिफॉर्म करेंगे। लेकिन जब 1919 का एक्ट आया तो उससे जो रिफॉर्म्स मिले उससे वो खुश नहीं थे, ठीक है, क्योंकि जो डायर की बोली गई थी वो सिर्फ टेक्स्ट में थ्योरी में थी, एक्चुअली प्रैक्टिस में वो गवर्नर ही रूल कर रहे थे सब जगह, ठीक है। नेक्स्ट, खिलाफत मूवमेंट भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से एनसीएम आता है, ठीक है। तो ये सब रीजन थे जिनके चलते एनसीएम आता है, ठीक है। डिमांड क्या रहती है एनसीएम की? तो डिमांड ये रहती है कि एक तो खिलाफत मूवमेंट के रिगार्डिंग कि जो खलीफा है या खलीफत है उसको रिस्टोर किया जाए टर्की के अंदर। दूसरा, रीएड्रेस किया जाए पंजाब रॉन्ग्स को, ठीक है। और लास्ट रहता है स्वराज का जो डिमांड था, ठीक है। स्वराज मतलब सेल्फ रूल मांगना चाह रहे थे वो एक तरीके का, ठीक है। सो ये डिमांड्स थी। अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं नागपुर सेशन होता है 1920 का, जिसके अंदर एंडोर्स किया जाता है, अप्रूव किया जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, ठीक है। एंड स्वराज का जो मीनिंग था वो बदल दिया जाता है। पहले स्वराज सिर्फ मांगना था, लेकिन अब ये चीज बोला गया था सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वेज से नहीं, थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स, ठीक है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वाला जो वर्ड था वो हटा दिया था, तो इसका मतलब वो प्रोटेक्शन वो सब कर सकते थे। अब फर्दर इस टाइम पीरियड के अंदर हम देखते हैं मेजर जो लीडर इसको लीड करते हैं गांधी जी लीड करते हैं, ठीक है। एंड अलग अलग जगह छोटे मोटे और लीडर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था मालाबार सत्याग्रह जो हुआ था, सॉल्ट सत्याग्रह, उसमें सॉरी वो आई थिंक वो तो सीडीएम का है। यहाँ पे हमने देखा था यूपी वगैरह के अंदर जैसे अवध किसान मूवमेंट था वो हो गया था। एक हमने एका मूवमेंट पढ़ा था वो भी यूपी से था, ठीक है। एंड इस टाइम पीरियड पे एक इवेंट हुआ था अभी थोड़े टाइम पहले न्यूज में था, मोपला रिबेलियन, ठीक है। तो मोपला का हमने पूरा स्टोरी डिस्कस कर लिया तो अभी उसको नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये बैकड्रॉप था। एंड इसमें डायरेक्टिव्स क्या दिए गए थे इस मूवमेंट के दौरान? तो बोला गया था कि बॉयकॉट करो ब्रिटिश स्कूल्स को, कॉलेजेस को, फॉरेन क्लोथ का बॉयकॉट होना चाहिए, फॉरेन ये जो काउंसिल्स है काउंसिल वगैरह को बैन कर, काउंसिल एंट्री है वो नहीं करनी है, खादी वगैरह यूज करना है, नेशनल स्कूल बनाने हैं, रनाउंस करने हैं टाइटल्स, ठीक है। तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपने अपने जो ऑनररी टाइटल्स होते हैं उसको रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग के मुस्लिम लीग भी जो अली ब्रदर्स थे वो थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चले जाते हैं, वो मुस्लिम्स को ये बोल देते हैं कि आप आर्मी से रिजाइन कर दो, ठीक है। तो बाकी ये एज सच गवर्नमेंट का स्टैंड, कांग्रेस का स्टैंड नहीं था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। ऑलराइट, सो मेजरली ये इश्यूज थे। एंड अल्टीमेटली हमें पता है ये एंड कैसे होता है, ये एंड होता है चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से, ठीक है, जहाँ पे बहुत वॉयलेंट चीजें हो जाती है एंड उसके चलते फिर गांधी जी जो है विड्रॉ कर लेते हैं एनसीएम को, ठीक है। सो ये था एनसीएम। नेक्स्ट चलते हैं सीडीएम के बारे में। तो सीडीएम के रीजंस बता सकते हो किस लिए सीडीएम शुरू होता है? व्हाई डिड सीडीएम स्टार्ट इन द फर्स्ट प्लेस? एनीवन? नॉन कोऑपरेशन के टाइम ही डिसाइड कर लेते हैं इफ दिस डज नॉट रिजल्ट वेल, इमीडिएटली नहीं, मतलब सीडीएम स्टार्ट करेंगे करके पहले बोल देते हैं। हाँ, मतलब वो उस टाइम प्लान ऑफ एक्शन था, लेकिन ये सीडीएम 1930 का लॉन्च होता है, इसका रीजन कुछ और होते हैं। पहला, इसका बैकड्रॉप रहता है साइमन कमीशन, ठीक है। तो हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसमें ही ये चीज बोली गई थी कि हम 10 साल बाद, मतलब
जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू होगा उसके 10 साल बाद हम लोग एक कमीशन लाएंगे टू लुक इनटू द वर्किंग ऑफ दिस एक्ट एंड सजेस्ट फर्दर चेंजेस, ठीक है। लेकिन हमने फिर पढ़ा था कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जाने वाली थी एंड दे डिड नॉट वांटेड टू गिव इंडिया इनटू द हैंड्स ऑफ इनएक्सपीरियंस हैंड्स ऑफ लेबर पार्टी, तो इसलिए उन्होंने वो साइमन कमीशन 2 साल पहले ही बैठा दी, ठीक है, 1927 में। एंड इस कमीशन का इंडिया में सब लोगों ने विरोध किया था। द रीजन वाज कि इट वाज ऑल वाइट कमीशन, मतलब उसमें कोई इंडियन नहीं था। तो एक कॉन्सेप्ट जो पॉपुलराइज हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन विच वाज सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट, तो उस प्रिंसिपल को ये लोग बिल्कुल डिफाई कर रहे थे। तो उस सेंस में सभी पार्टीज ने इसको अपोज किया था, ठीक है। कुछ एक पार्टीज थी जैसे जस्टिस पार्टी वगैरह, उन्होंने सपोर्ट किया था, BR अम्बेडकर वगैरह ने सपोर्ट किया था, बाकी उसकी पार्टीज ने इसको रिजेक्ट किया था, ठीक है। सो वो ऑल वाइट होना उनका एक मेजर स्टिकिंग पॉइंट था। नेक्स्ट, कैलकाटा सेशन जो हुआ था 1928 का, उसमें हमने देखा था कि जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट जो आया था उसमें ये चीज बोला गया था कि हम डोमिनियन स्टेटस डिमांड करेंगे, लेकिन डोमिनियन जो था वो यंगर एलिमेंट्स को एक्सेप्टेड नहीं था। तो उनको स्पेसिफाई करने के लिए उन्होंने बोला था कि ये हम नेहरू रिपोर्ट को अडॉप्ट करते हैं और जो ब्रिटिशर्स है इनको टाइम देंगे 1 ईयर का। अगर 1 ईयर में ये इस चीज को कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वी विल लॉन्च सम काइंड ऑफ CDM, ठीक है। तो ये आइडिया था कि हम लॉन्च करेंगे ऐसा करके, ऑलराइट। एंड 1 साल का जो टाइम पीरियड होता है, जब वो ओवर हो जाता है, जो ब्रिटिश उस टाइम वॉइस रो होते हैं उनकी तरफ से कोई जेन्युइन रिस्पॉन्स नहीं आता, देन जो लाहौर सेशन होता है उसमें अडॉप्ट किया जाता है रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो माइंड यू, पूर्ण स्वराज हमने इससे पहले भी पढ़ा था, 1927 का जो मद्रास सेशन था उसमें भी पूर्ण स्वराज की बात होती है, लेकिन हम जब भी पूर्ण स्वराज पढ़ते हैं तो हमेशा 1929 का ही पढ़ते हैं। द रीजन इज कि उस टाइम वो एक स्नैप रेजोल्यूशन होता है, मतलब होता है ना कि एक मीटिंग के अंदर बहुत सारे और भी रेजोल्यूशन पास होते हैं, तो वो उनमें से एक एक्स्ट्रा रेजोल्यूशन में से एक था, मेन एजेंडा नहीं था वो। लेकिन 1929 में जवाहरलाल नेहरू इसको हेड कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन होता है वो पास होता है, वो मेन एजेंडा होता है, ठीक है। एंड इसी दौरान जस्ट इसके बाद ही गांधी जी अपना 11 पॉइंट डिमांड रख देते हैं, ठीक है, कि ये उसमें बहुत सारी चीजें थी कि सॉल्ट के ऊपर टैक्स जो है वो कम होना चाहिए, जो स्पेंडिंग है मिलिट्री के ऊपर वो कम होना चाहिए, 50% से कम होना चाहिए, ठीक है। सो इस सेंस में ये 11 पॉइंट डिमांड्स रहती है। सारी डिमांड्स देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखना सॉल्ट का डिमांड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो सॉल्ट के सहारे ये पूरा का पूरा एक रेवोल्यूशन बना देंगे, ठीक है। सो 11 पॉइंट डिमांड पे अगेन कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है ब्रिटिशर्स की तरफ से, तो फिर वो डांडी मार्च का कॉल देते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड उसका 1930 में मार्च 12 मार्च से लेके 6 मार्च, मतलब 6 मार्च को वहां पहुंच जाते हैं दांडी की कोस्ट पे। एंड साबरमती से दांडी ये मार्च रहता है एंड ये विलेजेस के अक्रॉस ही मार्च रहता है, तो इतना बड़ा इन्वेसाज नहीं किया था, लेकिन जो मीडिया कवरेज इनको मिला था उसके थ्रू एक बहुत मास कनेक्टिविटी देखने को मिली थी इसके अंदर, ठीक है। एंड दूसरा क्या था, सॉल्ट एक ऐसा ट्रिवियल इशू था जो कि अर्बन लोगों को भी हैम्पर कर रहा था उतना ही जितना कि वो रूरल लोगों को हैम्पर कर रहा था, ठीक है। तो एक कनेक्ट कर दिया था सॉल्ट ने सभी को, सो ये चीज पता होना चाहिए। एंड इसी मूवमेंट के दौरान हम लोग देखते हैं अलग अलग जगह, इंडिया के अलग अलग जगह पे ये कुछ मार्चेस होती हैं। तो सॉल्ट सत्याग्रह की बात करें तो दांडी वाला तो हमने देख ही लिया। एक धरसाना सॉल्ट ट्रेड होता है, तो उसमें कौन लीड कर रहा होता है? धरसाना, नायडू, हाँ, मौलाना अबुल कलाम। करेक्ट, मौलाना अबुल कलाम भी होते हैं, मनीलाल भी होते हैं, तो ये याद रखना। मालाबार में हमने के कलापन देखा था, बाद में वो वायाकॉम सत्याग्रह में भी रहेंगे। फिर हमने मद्रास जो रीजन था उस टाइम, वहां पे हमने सी राजगोपालाचारी का मार्च देखा था, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए अपने को। एंड इसके अंदर बेसिकली डायरेक्टिव्स क्या दिए गए थे इसके अंदर, तो इसमें सिविल डिसोबीडियंस की बात की गई थी। सिविल डिसोबीडियंस मतलब कि आपको विलफुली लॉ को ब्रेक करना है। तो लॉ किस टाइप के ब्रेक करे, एक तो सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दिया, जहां पे सॉल्ट का इतना इंपॉर्टेंट इश्यू नहीं था, वहां पे फॉरेस्ट लॉज ब्रेक कर दिए ट्राइबल्स वगैरह ने, ठीक है। सो इस टाइप से लॉज को ब्रेक किया गया। एंड जहां पे ये फॉरेस्ट का भी इश्यू नहीं था, तो वहां पे चौकीदारा टैक्स जो होता था, जो जमींदार वगैरह को देना पड़ता था विलेजर्स को, एंड
मोस्टली ये जमींदार लॉयल थे टुवर्ड्स ब्रिटिशर, तो उनका अपोज किया गया, वो टैक्स देने से मना कर दिया गया। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें पार्टिसिपेंट की बात करें तो वुमेन, मर्चेंट्स, ट्राइबल वर्कर्स, पेजेंट ने बहुत लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेशन किया। बट एक पार्टिसिपेशन के टर्म्स में अगर कॉन्ट्रास्ट करें तो एनसीएम और सीडीएम में, तो एनसीएम में मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन पीक पे था, मतलब वैसा पार्टिसिपेशन आगे कभी आप मुस्लिम्स का नहीं देखोगे। द रीजन भी उस टाइम खिलाफत मूवमेंट भी था, फिर धीरे धीरे कम्युनलिज्म आने लगता है, तो वो मुस्लिम्स वैसे ही सेपरेट होते जाते हैं। ठीक है, सो मुस्लिम्स का उतना स्केल पे पार्टिसिपेशन नहीं था जितना कि हमने देखा था इन केस ऑफ एनसीएम। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की बात करें तो इसमें यही था कि जहां जहां हो सकता है वहां पे सॉल्ट लॉ ब्रेक करना है। ठीक है, तो गांधी जी इसमें एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जहां पे कांग्रेस के मोस्ट ऑफ द लीडर्स वर अरेस्टेड, नेहरू जी हो गए, गांधी जी हो गए, सबको अरेस्ट कर लिया गया था। एंड इसी पॉइंट ऑफ टाइम के दौरान हम लोग देखते हैं कि इंग्लैंड के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हो रहे होते हैं। ठीक है, सो ये एक तरह से मूवमेंट थोड़ा सा स्टैंड स्टिल पे आ जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द लीडर्स वर अरेस्टेड। ठीक है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को थोड़ा सा जेन्युइन बनाने के लिए क्या एक्चुअली में उधर कुछ डेलिब्रेशन हो रहा है, वो थोड़ा सा एक लीनियंट रुख करते हैं टुवर्ड्स कांग्रेस, एंड फिर उनको आजाद करते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि हाँ आप सेकंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करिए एंड हो सकता है वहां पे इश्यू रिजॉल्व हो जाए। तो वहां पे वो एक टेम्पररी सस्पेंशन करते हैं सीडीएम का। याद रखना, सीडीएम डज नॉट एंड विद दिस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो केवल सस्पेंड होता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, उधर खाली हाथ आते हैं गांधी जी, वापस खाली हाथ आ जाते हैं, एंड उसके रिस्पॉन्स में हम देखते हैं कि आते ही वो लॉन्च करने की कोशिश करते हैं सीडीएम को, लेकिन जैसे ही वो लॉन्च करते हैं उतने में तब तक जो कॉन्जर्वेटिव सरकार है वो बन चुकी होती है ब्रिटेन के अंदर, एंड वो बहुत ज्यादा रिएक्शनरी होती है टुवर्ड्स कांग्रेस। ठीक है, एंड सभी कांग्रेस के जितने भी लीडर्स है सभी को जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, एंड मूवमेंट का जो रिदम था वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो हमने रीजन बहुत सारे देखे थे उसके लिए, अभी उनमें नहीं जाएंगे। फिर 1934 में गांधी जी खुद उसको विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इश्यूज थे, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस सेंस में पता होना चाहिए अपने को। ठीक है, सो ये था इसके बारे में। सो चलते हैं आज अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो ये नेशनल मूवमेंट जो है टाइम पीरियड इसका 1939 से 47 रहेगा। ठीक है, सो हम लोगों ने देखा था कि इस दौरान 1939 के दौरान जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो बिगिन हो जाता है, एंड इट बिगिंस व्हेन जर्मनी अटैक्स पोलैंड। ठीक है, जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड जो है ज्वाइंटली डिक्लेयर कर देते हैं वॉर अगेंस्ट जर्मनी। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 की, एंड ब्रिटेन बिना इंडिया को पूछे इंडिया का सपोर्ट डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, सो कांग्रेस जो इस वक्त प्रोविंसेस में रूल कर रही होती है वो इस चीज से थोड़ा खफा हो जाते हैं कि यार हमसे नहीं पूछा गया, एक और सीधा इन्वॉल्वमेंट करा लिया। तो एक तो ये रीजन था। दूसरा, वो चाहते थे कि अगर इंडिया को हम सपोर्ट करेंगे लेकिन हम लोग जो है कुछ कंडीशंस पे आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा लीडर्स का स्टैंड रह सकता, तो अपने को पता होना चाहिए किस लीडर का क्या स्टैंड था। तो गांधी जी वांटेड टू गिव अनकंडीशनल सपोर्ट टू द एलाइज मीनिंग ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। ठीक है, और ये जो जर्मनी वाला था उसको एक्सेस पावर बोलते हैं। ठीक है, सो उनके अगेंस्ट वो क्योंकि डिस्टिंक्शन कर रहे थे फासिज्म में, और जो ब्रिटेन का जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो उसमें वो डिस्टिंक्शन कर रहे थे गांधी जी। तो उनका मानना था फासिस्ट रिजीम जो है बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो गांधी का अनकंडीशनल सपोर्ट था ब्रिटिशर्स को। वाइल नेहरू ऑन द अदर हैंड, उन्होंने थोड़ा सा ये डिस्टिंक्शन किया था कि अगर हम अलाइज को सपोर्ट करेंगे लेकिन ऑन सर्टेन कंडीशंस विच वर कि हमें अगर आप खुद अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हो तो पहले हमें इंडिपेंडेंस दो। ठीक है, तो ये नेहरू का ये पॉइंट था कि हम कंडीशनल सपोर्ट देंगे। और सुभाष चंद्र बोस का स्टैंड पॉइंट था कि हम लोग जो है इस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं। ठीक है, और मास स्ट्रगल लॉन्च कर देते हैं, ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा देते हैं। ठीक है, सो ये 3 व्यू पॉइंट थे इसको लेके। अल्टीमेटली हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं नेहरू की लाइन्स पे थोड़ा जाने की कोशिश होती है। सुभाष चंद्र बोस हमने देखा था 2 सेशन होते हैं, पहला फैजपुर में बनते हैं, फैजपुर में, एंड देन 1938 का जो सेशन होता है हरिपुरा का सेशन, उसके अंदर प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग होता है टुवर्ड्स यूज ऑफ वायलेंस। ठीक है,
तो ये वॉयलेंस यूज करने में इनका कतराते नहीं थे, ये इनके लिए था कि हाँ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अपने बड़े गोल के लिए, ठीक है। सो उस स्टैंड पॉइंट से बहुत सारे जो मॉडरेट्स थे या जो लीडर्स थे उस टाइम कांग्रेस के, वो इत्तेफाक नहीं रखते थे। फिर फर्दर इन्होंने गांधी जी को बहुत क्रिटिसाइज कर दिया था कि बार बार वो गांधी जी पे ये इल्जाम लगा दिया था कि ये इनका इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स रिप्रोचमेंट विद द ब्रिटिशर्स, ये जानबूझ के लॉन्च करना ही नहीं चाहते एक फुल स्केल मूवमेंट, ठीक है। तो उस सेंस में गांधी जी को बहुत क्रिटिसाइज कर दिया था। इसके चक्कर में इनको फिर देखा था कि जो त्रिपुरी का सेशन होता है वहां पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सारे लोग रिजाइन कर देते हैं, एंड ये वर्चुअली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वजह से उसको बना ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कोई इनको वोट में भले इनको जिता दिया था लेकिन इनको ओपनली गांधी जी के अगेंस्ट कोई सपोर्ट नहीं कर सकता था, ठीक है। तो उस सेंस में ये फिर रिजाइन कर देते हैं, एक पार्टी बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। तो बाद में हम देखते हैं कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर ये सिविल डिसोबीडियंस करने की बात करते हैं कैलकाटा में, एंड जैसे वो ये डिक्लेरेशन करते हैं वो तुरंत कांग्रेस के जो CWC है उनको सभी पदों से हटा देती है, ठीक है, एंड उनके ऊपर 5 साल के बैन लगा देती है। एंड उसके बाद फिर वो इंडिया से निकलकर पहले रशिया, देन टुवर्ड्स जर्मनी एंड लास्ट में जापान जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज अभी आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे ये देख लो कि 1939 का जो CWC होता है वर्धा के अंदर, वहां पे वो कंडेम करते हैं फासिस्ट एग्रेशन को, ठीक है। एंड बात करते हैं कि जर्मनी को हम किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं देंगे, एंड उनका बात यही था कि ये वॉर जो है डेमोक्रेटिक लाइंस पे फाइट हो रहा है, ये ऐसा ब्रिटिशर्स का कहना। तो उस सेंस में इंडिया को भी डेमोक्रेटिक या इंडिया को भी एक फ्रीडम मिलना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। सो कांग्रेस का ये स्टैंड पॉइंट इसलिए आया था क्योंकि कांग्रेस वॉज अवेयर कि अगर हम लोग जरा सा भी ऐसा लगा कि हम सिचुएशन का फायदा उठाने की ब्रिटिशर्स की सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इमीडिएटली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वहां की, वो बहुत एक्सट्रीम पावर एज्यूम कर लेगी और कांग्रेस को बिल्कुल पूरी तरह खत्म कर सकती है, ठीक है। तो उस सेंस में उन्होंने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया, जिससे कि किसी तरह का कोई एग्रेशन ब्रिटिशर्स की तरफ से कांग्रेस को ना हो सके, ठीक है। सो इस दौरान लॉर्ड लिनलिथगो जो थे वो वॉइस रॉय थे, ठीक है, एक तो ये पता होना चाहिए। तो उन्होंने इनिशियली कोशिश उनका यही था कि कांग्रेस को ज्यादा भाव नहीं देना, ठीक है। तो उन्होंने बस वॉर एम अपना क्या डिक्लेयर किया था कि हम वॉर में जा रहे हैं जर्मनी के साथ, जर्मनी के अगेंस्ट, और हमारा काम ये है यहाँ पे एग्रेशन को रेजिस्ट करना है क्योंकि जर्मनी एग्रेसर था, ठीक है। और हम जो है कंसल्ट करेंगे जितने भी इंटरेस्ट ग्रुप है उनसे, एंड मॉडिफाई करेंगे 1935 का है, ठीक है। तो इतना एक सुपरफिशियल जजमेंट था इनकी तरफ से दे दिया गया था, ठीक है। एंड इनका कोशिश ये था कि इस टाइम हम लोग बाकी जो पावर हैं, बाकी इंडिया में जो पॉलिटिकल सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ पावर हैं, उनको हम लोग वापस डिस्कशन में लाए एंड कांग्रेस का जो बार्गेनिंग पावर है उसको रिड्यूस करें, ठीक है। तो ये चाहते थे कि जो ग्राउंड लॉस कर दिया इन्होंने, बिकॉज हमने देखा था जो जनरल इलेक्शन हुए थे 1937 के, उसके अंदर कांग्रेस को एक बहुत ही ज्यादा बहुत बढ़िया मेजोरिटीज के साथ आए थे, ठीक है। तो उस सेंस में लोग भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। तो जो कांग्रेस ने जो ग्राउंड गेन कर लिया था, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, उसको रिड्यूस करना चाहते थे ये लोग, ठीक है। तो इनका एजेंडा यहाँ पे ये था, लेकिन कांग्रेस इसके रिस्पॉन्स में रिजाइन कर देती है। कांग्रेस अपने आइडिया पे अमेंडमेंट वो बोलते हैं ना कि एकदम अड़ जाती है, ठीक है, कि हम लोग जब तक हमारा सपोर्ट, हम तभी सपोर्ट करेंगे जब तक कि आप हमारे लिए ये डिक्लेयर करोगे कि कुछ रिफॉर्म आने वाला है, ठीक है। तो ये स्टैंड क्लियर हो गया था कांग्रेस की तरफ से, एंड एज सच जर्मनी एंड उसके जो अलाइज थे लाइक जापान, तो इनकी सक्सेसिव विक्ट्री होती जा रही थी, ठीक है। तो उस सेंस में लोगों को पता लग रहा था कि हाँ, क्या आने वाला टाइम थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है इनके लिए। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कांग्रेस वर्किंग कमेटी का बस यही स्टैंड होता है कि हम रिजाइन करें सब जगह से, एंड हम तब तक सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, ठीक है। इसी दौरान जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो कंटिन्यूसली सफर कर रहे होते हैं डिफीट एट द हैंड्स ऑफ जर्मनी एंड 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 उनका थोड़ा स्टैंड पॉइंट अब चेंज होने लगता है, ठीक है। स्टैंड पॉइंट चेंज होने का एक कारण ये था कि फॉल ऑफ बेल्जियम, हॉलैंड एंड फ्रांस बाय द हैंड्स ऑफ जर्मनी, ठीक है। और जो अलाइज थे ब्रिटेन के,
लाइक यूएस, चाइना वगैरह, इनकी तरफ से भी प्रेशर आने लगा था कि आप इंडिया का एक इसके अंदर कॉपरेशन अचीव कीजिए, ठीक है, एक एक्टिव कॉपरेशन इंडियंस का होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत उनको कुछ रिअप्रोचमेंट कीजिए, ठीक है। तो इस सेंस में ऑगस्ट ऑफर आता है, ठीक है, 1940 के अंदर। तो कोई बता सकता है ऑगस्ट ऑफर क्या था? व्हाट वाज अगस्त ऑफर? इंडियन सपोर्ट, हाँ, डोमिनियन स्टेटस विल बी ग्रांटेड करके बोला जाता है, बट कांग्रेस डज नॉट एक्सेप्ट इट। करेक्ट। तो लॉर्ड ललित को जो है वही ये चीज बोलते हैं कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे इंडिया को, वाइसरॉय का काउंसिल एक्सपैंड करेंगे, और एक कंसल्टेटिव असेंबली एस्टैब्लिश हुई आफ्टर द वॉर, ठीक है, वॉर के बाद, मेनली बाय द इंडियंस, ठीक है। ये थोड़ा दिमाग में रखना कि यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया मेनली, ठीक है। तो सिर्फ इंडियंस नहीं बोला गया, तो उसमें इंडियंस भी होंगे लेकिन ब्रिटिशर्स भी हो सकते थे, ठीक है। और फिर था माइनॉरिटी कंसेंट वुड बी एसेंशियल, ठीक है। तो वर्चुअली जैसे हमेशा बात करते थे वैसी बात कर दी कि ना तो कांग्रेस का पूरी तरीके से स्टैंड पॉइंट लिया, जो पुरानी बात कर रहे थे वही कर दी कि बस हाँ बनाएंगे बनाएंगे, ठीक है। तो कांग्रेस ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था अगस्त ऑफर को। पहला, उनको डोमिनियन स्टेटस पसंद नहीं था, तो इसके रिस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, उन्होंने अपना अपना कुछ बयान दिए थे, तो अपने को पता होना चाहिए कि हाँ ये स्टेटमेंट किसका था एंड किस कंटेक्स्ट में था। तो नेहरू जी ने इसको बोला था डोमिनियन स्टेटस इज अ कॉन्सेप्ट इज एज डेड एज अ डोर नेल, ठीक है, तो बिल्कुल खत्म है, अब नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे। गांधी जी ने बोला था दैट इट हैज वाइडेंड द गल्फ बिटवीन नेशनलिस्ट एंड ब्रिटिश रूलर्स, ठीक है। तो अगर इस एक्ट की बात करें तो इस ऑफर की बात करें तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई थी, ठीक है। सो ये चीज याद रखना। वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड करने की बात करी थी, जिसमें ये बोला था उसमें भी ज्यादातर इंडियंस को ही रखेंगे, ठीक है। एक नेशनल डिफेंस काउंसिल बनेगी विद विच वॉज एस्टैब्लिश विद द एडवाइजरी फंक्शन, ठीक है। सो ये था अगस्त ऑफर, ठीक है। तो याद रखना डोमिनियन स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बार बात करी गई थी, इससे पहले कभी बात नहीं करी गई थी इनके बारे में, ठीक है, एटलीस्ट ब्रिटिशर्स की तरफ से। तो ये बताओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कॉन्सेप्ट था पहली बार इंडिया में किसने प्रपोज किया था? एमएन रॉय 1924। करेक्ट। तो ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एमएन रॉय ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसको एक्सेप्ट किया था। राइट, तो आउटराइटली रिजेक्ट हो जाता है ऑगस्ट ऑफर। उसके बाद नेक्स्ट क्या मूवमेंट आता है? इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। सो ये अगस्त ऑफर था। आगे हम देखेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह अक्टूबर 1940 के अंदर, ठीक। तो क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए क्योंकि ये लास्ट के जो इवेंट है ना, मतलब हम देखते हैं बाकी टाइम पीरियड देखोगे ना तो इतनी जल्दी जल्दी डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे होते, लेकिन 1939 से लेके 1947 तक बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। तो उस सेंस में यहाँ पे थोड़ा सा क्रोनोलॉजी याद रखना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो ये इवेंट्स का क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए कि अगस्त ऑफर आया, उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है, ठीक है। सो इंडिविजुअल सत्याग्रह को एक्सप्लेन कर सकता है क्या एजेंडा था उसके अंदर? व्हाट वाज इंडिविजुअल सत्याग्रह? ठीक है, तो बोलिए। इंडिविजुअल सत्याग्रह का डिमांड था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट द वार थ्रू एन एंटी वॉर डिक्लेरेशन वो चाहते थे, एंड दैट्स इट। उस टाइम पे ना फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सब कर्टेल कर रहे थे, तो उसके अगेंस्ट एंड थोड़ा नेशनल मूवमेंट को वो करने के लिए 3 लोगों ने स्टार्ट किया था, इंडिविजुअल लेवल पे, बिकॉज आधे सारे लोग तो अरेस्ट हो गए थे, तो ताकि मास लेवल लोगों को करना है, अवेयर करना है। तो सबसे पहले थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे विनोबा भावे एंड तीसरे थे ब्रह्मदत्त। पहले थे Right. विनोबा भावे। हाँ, पहले विनोबा भावे, फिर जवाहरलाल नेहरू एंड ब्रह्मदत्त, ठीक है।
ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ना टाइम मैंने देखा है, लोगों को ये पता ही नहीं होता, उनको लगता है इंडिविजुअल सत्याग्रह इंडिपेंडेंस के लिए कर रहे थे, लेकिन ये चीज याद है ना, इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज नॉट फॉर इंडिपेंडेंस, इट वाज डिमांडिंग फॉर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है। तो हमने देखा था पहले भी, जब वर्ल्ड वॉर 1 होता है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाते हैं, बहुत सारे इमरजेंसी पावर ऑक्यूपाई कर लेते हैं एंड प्रेस के ऊपर गैग लगा देते हैं, बिल्कुल ठीक है। सो इस दौरान भी यही सेम चीज होती है कि प्रेस वगैरह की एक्टिविटीज पूरी तरह रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, कांग्रेस के ऊपर ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं करने देते हैं, ठीक है? तो कांग्रेस का काम ही वो न्यूज रिपोर्ट से ही चल रहा था, तो वो चाहते थे कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले हमको, ठीक है, और इसी के लिए इंडिविजुअल सत्याग्रह था। बाकी अल्टीरियर मोटिव तो यही था कि इंडिपेंडेंस चाहिए हम लोगों को, लेकिन जो एम बोलकर डिक्लेयर किया गया था इंडिविजुअल सत्याग्रह का, वो यही था कि हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, ठीक है। तो स्पीच के अलावा हाँ, ये भी डिक्लेरेशन करना था इन्हें, मतलब ये डिक्लेयर करना था कि इस वॉर में हम साथ नहीं दे रहे हैं। करेक्ट, तो इसके लिए उन लोगों ने एक स्लोगन तैयार किया था कि नॉट अ पाई नॉट अ मैन फॉर द वॉर एफर्ट। राइट, ये इंडिविजुअल सत्याग्रह से रिलेटेड है, ये याद रखना। करेक्ट। तो एक्चुअली इस दौरान जब इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है, तो ये जेनेसिस जो है, ये आइडिया का कि ये इंडिविजुअल सत्याग्रह करना, ये गांधी जी का आइडिया होता है, ठीक है। गांधी जी इस पॉइंट ऑफ टाइम के दौरान ही वॉज कन्विंस्ड कि अभी जो मासेस है वो तैयार नहीं है एक मास स्ट्रगल के लिए। पहला तो एक रीजन ये था। दूसरा, अभी सही भी नहीं होगा, क्योंकि अभी ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत प्रिकेरियस कंडीशन में, मतलब उनकी पोजीशन अभी बहुत ज्यादा वल्नरेबल थी, ठीक है। एंड होता ना कि एक थोड़ा सा कोई जानवर बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाता तो फिर वो सब पे अटैक कर देता है, तो ऐसा ना हो कांग्रेस पे अटैक कर दें रादर जर्मनी। तो उस सेंस में वो चाहते थे कि हाँ इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे। एंड तीसरा, उनको पता लग चुका था कि आप एंड शायद नियर है, ठीक है, हो सकता है कि जापान जो ओवररन करके ब्रिटेन तक इंडिया तक आ जाए, ठीक है। तो उस सेंस में लोगों को एक टेम्पो बिल्डअप करना है, टेम्पो मतलब एक रिदम बिल्डअप करनी है कि हाँ हम लोगों को अवेयर कर देंगे कि अगर टेक ओवर हो जाता है तो फिर क्या रहना चाहिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। सो इस सेंस में लोगों को तैयार करने का एक ड्रेस रिहर्सल था ये, ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो अराउंड 25,000 पीपल वर कन्विक्टेड फॉर दिस इंडिविजुअल सत्याग्रह, लेकिन इसमें जो मेजोरिटी थे वो ये 3 लोग गए थे, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू एंड ब्रह्मदत्त, ठीक है, याद रखना ये चीज। सो इंडिविजुअल सत्याग्रह हो जाता है, ठीक है। ब्रिटिशर्स की जो पोजीशन है वो फर्दर डिटोरिएट होती रहती है वॉर के अंदर, ठीक है। 1942 में फिर जब उनको दिखने लग जाता है कि जापान रंगून तक पहुंच गया, रंगून मतलब म्यांमार का उस टाइम का जो कैपिटल कह सकते हो। अभी कैपिटल क्या है म्यांमार का? बेसिक मैप, हाँ नैपिडो है, ठीक है, याद रखना, रंगून ही है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्रिप्स मिशन आता है फिर 1942 में, ठीक है। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स उसको हेड कर रहे होता है, हु वाज अ मेंबर ऑफ वॉर कैबिनेट, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बैकड्रॉप क्या रहता है क्रिप्स मिशन का, तो देखा जैसे कि हमने कि जापान जो है रंगून तक पहुंच जाता है, पूरा साउथ एशिया कवर कर लेता है, ठीक है। जो भी जितने भी टेरिटरीज थे ब्रिटेन के, लाइक मलेशिया, सिंगापुर, सबको कवर करके यहाँ तक पहुंच जाता है वो, ठीक है। सो इस दौरान प्रेशर फर्दर बिल्डअप हो जाता है ब्रिटिशर्स के ऊपर। दूसरा, उसके जो अलाइज होते हैं लाइक रशिया या उस टाइम यूएसएसआर, चाइना एंड यूएसए, ये लोग भी कहते हैं कि आप इंडिया का कॉपरेशन अब सीख कर लो, ठीक है, अब ज्यादा देर मत लगाओ इस सेंस में, ठीक है। तो इस सेंस में प्रपोजल क्या दिया जाता है क्रिप्स मिशन में? पहला, डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। तो यही चीज हमने अगस्त ऑफर में भी देखी थी। तो ये बोला था कि डोमिनियन स्टेटस हम देंगे हु वुड बी फ्री टू डिसाइड देयर रिलेशनशिप विद द कॉमनवेल्थ, ठीक है। सो डोमिनियन स्टेटस रह गया। इसके अलावा जो डिफेंस है, और जो डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि आप इंटरनल अफेयर्स में तो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन आपका जो वो फॉरेन रिलेशन है वो ब्रिटेन देखेगा, ठीक है। तो फॉरेन रिलेशन के साथ साथ डिफेंस भी ब्रिटेन के पास ही रहेगा, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होगी सोनली बाय इंडियंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कॉन्ट्रास्ट करो विद रिस्पेक्ट टू द अगस्त ऑफर। वहां पे हमने देखा था मेनली बाय इंडियंस, यहाँ पे वो वर्ड चेंज होके सोनली बाय इंडियंस हो गया, यानी ओनली बाय इंडियंस, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्शन द क्रिप्स और अगस्त ऑफर में, ठीक है। देन मेंबर्स पार्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस में उन्होंने बोला था कि
वहां पे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे एंड बाकी जो है वो प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड होके आएंगे, ठीक है। सो ये याद रखना, सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का रखा और प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेशन का रखा, ठीक है। एंड एनी प्रोविंस unwilling can join a British can join a separate can form a British can form a separate constitution, ठीक है, with respect to Britain and the Constituent Assembly and the British to negotiate a treaty for transfer of power, ठीक है। एंड उस दौरान गवर्नर जनरल की जो पावर है वो इंटैक्ट रहेंगी, ठीक है। तो ये प्रपोजल दिए गए थे। तो कोई डिस्क्राइब कर सकता है कि इसका रिस्पॉन्स क्या रहा था, नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स क्या रहा था इस क्रिप्स मिशन का, like Congress and हाँ, leaders? Called it post-dated check. नोबडी सपोर्टेड इट क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अब डोमिनियन स्टेटस तो बहुत पुरानी बात हो गई थी, प्लस उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि आप प्रोविंसेस को इतनी पावर दे रहे हो कि वो अलग हो सके इंडिया से, तो दे डिड नॉट एक्सेप्ट इट। करेक्ट। सो गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक बोला था एंड मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट किया था क्योंकि मुस्लिम लीग सिंगल यूनियन को कॉन्सेप्ट नहीं चाहती थी, वो चाहते थे कि हम लोग एक सेपरेट पाकिस्तान बनाए। तो सिंध में कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी इसका अपोजिशन किया था, ठीक है। फर्दर इतनी पावर दी ही नहीं गई थी क्रिप्स मिशन के अंडर स्टैफोर्ड क्रिप्स को कि वो फर्दर कुछ नेगोशिएट करे। जो उनको ब्रिटेन से इंस्ट्रक्शन मिले थे उसी चीज पे वो नेगोशिएट करने आए थे, नेगोशिएट भी नहीं करने आए थे, वो टेक इट एंड लीव इट वाला अप्रोच रखा उनका, जिसके चलते नहीं हो पाया कोई इसके अंदर नेगोशिएशन नहीं हो पाया एंड ब्रेक डाउन हो गया टॉक्स का, ठीक है। एंड फर्दर जो स्टेट्स को ये बोला गया था कि दे कैन बिकम सेपरेट एंटिटी, वो भी किसी को पसंद नहीं आ रहा था, खासकर कांग्रेस को तो बिल्कुल नहीं पसंद आया, ठीक है। एंड पावर ऑफ गवर्नर जनरल एंड द डिफेंस, वो भी लोगों को एग्री नहीं था, ठीक है। सो इसके रिस्पॉन्स में कांग्रेस क्या करता है फिर, व्हाट हैपेंस आफ्टर क्रिप्स इंडिया क्रिप्स मिशन ऑफ 1942? बता सकता क्या हुआ इसके बाद? गांधी जी लॉन्च कर देते हैं विद द स्लोगन डू और डाई। हाँ करेक्ट। तो इसके लिए रेजोल्यूशन कहाँ पास होता है? जैसे हम पढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशन होता है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या कांग्रेस सेशन हुआ था? वर्धा। वर्धा में रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो ये याद रखना, एक्चुअली 1941 से लेकर 1945 तक कांग्रेस का कोई सेशन नहीं होता है। ऑडियो आ रहा है ना सबको? हेलो? हाँ ग्वालियर टाइम पे क्या हुआ था? हाँ, मैं एक्चुअली वही बता रहा हूँ। सो बस ये याद रखना, एक तो कोई सेशन नहीं हुआ था, और ये वर्धा जो था ना, ये हम पढ़ते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी वो वहां से वर्क करती थी, जो कि एग्जीक्यूटिव एजेंसी थी ऑफ द कांग्रेस। तो एज सच कोई कांग्रेस का रेजोल्यूशन नहीं हुआ था। ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट वाला जो रेजोल्यूशन है, ये प्रपोज नेहरू ने कर दिया था एट द CWC वर्धा मीट। एंड फिर इसका जो एक पब्लिक डिक्लेरेशन था, ये हम लोग देखते हैं ग्वालियर टैंक में, ठीक है। काफी फेमस गार्डन है बॉम्बे के अंदर, वहां पे ये एक मास रैली हुई थी, वहां पे गांधी जी ने डिक्लेयर किया था, ठीक है। लेकिन इस मूवमेंट में डिफरेंस क्या रहा था? इस मूवमेंट में डिफरेंस इस सेंस में रहा था कि यहाँ पे अब तक जितने भी मूवमेंट देखे ना, उनको कोई ना कोई लीड कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे ये जो मूवमेंट था ये लीडरलेस हो गया था। लीडरलेस कैसे? जैसे उन्होंने डिक्लेरेशन किया कि हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट चालू करेंगे, सभी जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। एंड ये वाला जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये एक्चुअली अगस्त में ही होता है, ठीक है। सो अभी हमने अगस्त ऑफर देखा था 1940 का, इसको बोलते हैं अगस्त रेवोल्यूशन, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना, अगस्त ऑफर इससे पहले था और ये अगस्त रेवोल्यूशन है, ठीक है। इससे पहले हमने अगस्त डिक्लेरेशन भी देखा था, तो वो क्या था, कोई बता सकता है व्हाट वाज अगस्त डिक्लेरेशन? ये सेल्फ गवर्नमेंट के लिए था कि पार्टिसिपेशन बढ़ाना है इंडियंस का। नहीं, अगस्त डिक्लेरेशन, हाँ अगस्त डिक्लेरेशन कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। हाँ, मॉन्टेगो डिक्लेरेशन जो है उसको अगस्त डिक्लेरेशन बोलते हैं 1917 का, ठीक है। और अगस्त ऑफर तो हमने देखा ही अभी। ऑलराइट, चीज और है, अगस्त से रिलेटेड 3 है। एक है आपका अगस्त क्रांति, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट या अगस्त प्लान भी बोलते हैं, और एक है अगस्त ऑफर, वो तो पता ही है, अगस्त डिक्लेरेशन।
1917 इसको क्रांति ही बोलते हैं अगस्त क्रांति तो ये वाला है अभी क्विट इंडिया मूवमेंट वाला, ठीक है। तो क्रांति या रेवोल्यूशन इससे रिलेट करना। ऑफर हमने देख लिया, ललित गुह ने दिया था, डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया था, और डिक्लेरेशन में उन्होंने ये बोला था कि सेल्फ रूल जो है वो हमारा अल्टीमेट गोल रहेगा इंडिया में, ठीक है। तो ये था डिक्लेरेशन और ऑफर और रेवोल्यूशन के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो पता होना चाहिए अलग अलग टाइम पीरियड था। ऑलराइट, सो ग्वालियर टैंक में वो जो रेजोल्यूशन होता है उसको डिक्लेयर करते हैं कि हाँ हम लोग जो है ये लॉन्च करेंगे। गांधी जी यहाँ पे अपना जो फेमस डिक्टम है वो देते हैं, सॉरी, डू और डाई का, ठीक है। तो वो चीज याद रखना, जैसे वो ये डिक्लेरेशन देते हैं तुरंत ही सभी जो लीडर्स होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। सो उस सेंस में ये जो लीडर था लीडरलेस हो गया था। एंड फिर जब इंडिविजुअल्स अपने लेवल पे आ गए थे तो सब जगह अलग अलग चीज देखने को मिली थी। यहाँ पे एक नई क्रॉप ऑफ लीडर्स देखने को मिला था। तो हमने पढ़ा था ना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो उसके लीडर्स जो थे वो फ्रंट में आ गए थे, जिसमें जेपी नारायण थे, लोया जी थे, ठीक है, मनोहर लोया, एंड और भी कुछ हम लीडर देखने लगे। हाँ करेक्ट, उषा मेहता हम देखते हैं, और आसफ अली देखते हैं। तो इस तरह कुछ एक्टिविटीज होती हैं। बिफोर वी गो एक पॉइंट बस बता देती हूँ। पिछले इंडिविजुअल सत्याग्रह में तो जो लोग इंडिविजुअल सत्याग्रह में अरेस्ट नहीं हुए, तो गांधी जी सेड दे हैव टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, वो बना दिल्ली चलो मूवमेंट। बस ये मिस कर गए थे हम। राइट, इनफैक्ट दिल्ली चलो और चलो दिल्ली में भी एक डिफरेंस है। कोई बता सकता है चलो दिल्ली क्या था? एक तो 1940 वाला है, एक तो वो वाला है जो हमने डिस्कस किया है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंदर बोला गया था, और चलो दिल्ली वाला जो था वो एक्चुअली हम पढ़ेंगे अभी आईएनए जो थी उसके लिए, उसके रिस्पेक्ट में सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि दिल्ली के ऊपर मार्च कर दो, ठीक है। सो वो भी है, तो वो मूवमेंट था। ये जो दिल्ली चलो है वो मूवमेंट है, इंडिविजुअल सत्याग्रह से रिलेटेड है, और वो स्लोगन था चलो दिल्ली, जो विच वाज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो ये याद रखना। ऑलराइट, ऑलराइट, सो कुछ डायरेक्टिव्स और दिए जाते हैं इस दौरान। तो गांधी जी डू और डाई तो बोलते ही हैं, फर्दर वो बोलते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उनको रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, सोल्जर्स को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोल्जर्स शुड आल्सो नॉट फायर ऑन देयर क्या बोलते हैं कंपैट्रिएट, ठीक है। अपने बाकी साथी देशवासियों पे गोली नहीं चलानी है। स्टूडेंट्स के लिए ये हिदायत थी कि इफ कॉन्फिडेंट देन लीव। जैसे हम देखेंगे नॉन कोऑपरेशन में तो डायरेक्टली ये बोला गया था कि हाँ छोड़ दो स्कूल और ये नेशनल स्कूलों में आके पढ़ो। यहाँ पे ये बोला था अगर कॉन्फिडेंट हो तभी छोड़ना। पेजेंट्स को बोला था कि डू नॉट पे द टैक्सेस टू एंटी कांग्रेस जमींदार, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट में जो लोग थे उनके लिए ये बोला गया था कि सपोर्ट करो ऐसे रूलर को जो आईएनसी को सपोर्ट करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो सपोर्ट करते हैं आप उन्हीं को सपोर्ट करो, बाकी किसी को सपोर्ट मत करो। तो इस दौरान हम देखते हैं सब लीडर्स अरेस्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है जिनमें से एक होता है पैरेलल गवर्नमेंट, ठीक है, कि जगह जगह पे पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो जाती है। तो कोई समराइज कर सकता है कि किस जगह कौन सा था एंड कौन लीडर था उसमें? बलिया में चिट्टू पांडे के बलिया में हाँ चिट्टू पांडे के लीडरशिप में था। बलिया मतलब उत्तर प्रदेश। फिर तामलुक था, तामलुक मिदनापुर वेस्ट बंगाल, इसमें आई थिंक जातीय सरकार थे लीडर। और फिर सतारा था जिसमें प्रति सरकार लीडर थे, और इसमें और दो पर्सनालिटीज हैं, वाईवी छवन और नाना पाटिल। और यहाँ एक यूनिक चीज थी कि गांधी मैरिजेस ऑर्गेनाइज किया गया था। गांधी मैरिजेस मतलब पहले देखते थे कि शेड्यूल कास्ट को अलाउ नहीं किया जाता था, इसमें मैरिजेस में शेड्यूल कास्ट को इनवाइट किया जाता है। हाँ सॉरी, सब सही बोला, बट आई गेस एक चीज थोड़ा सा आई थिंक ऊपर नीचे हो गया। ये जातीय सरकार और प्रति सरकार बोले ना, ये लोग नहीं थे, ये एक बॉडी था, ठीक है। तो तामलुक के अंदर जैसे वो बोलते हैं ना पैरेलल सरकार बनाई है, तो उस पैरेलल सरकार के लिए नाम था, ठीक
है, जातीय सरकार और प्रति सरकार, ठीक है। इसके अलावा तामलुक के अंदर एक और चीज थी विच वॉज विद्युत वाहिनी, ठीक है। तो विद्युत वाहिनी जैसे हमने पढ़ा था कांग्रेस कॉर्प थी, कॉर्प मतलब कि एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन थी, तो साइक्लोन रिलीफ के लिए उन लोगों ने काम किया था, तो याद रखना विद्युत वाहिनी, ठीक है। ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, एक मुक्ति वाहिनी भी हम पढ़ते हैं, तो वो बता सकते हो किस रेस्पेक्ट में थी मुक्ति वाहिनी? ये बांग्लादेश का कुछ ये है ना? वाहिनी करेक्ट है। एक्चुअली अभी हमने रिसेंटली हमने 50 इयर्स जो गोल्डन जुबली थी ना वो भी सेलिब्रेट करी है, तो उस सेंस में शायद पूछ सकता है, तो पता होना चाहिए मुक्ति वाहिनी एक चीज थी। विद्युत वाहिनी यहाँ पे कांग्रेस कॉप था जो कि जातीय सरकार में देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो याद रखना बलिया था, लीडर चित्तू पांडे, तामलुक के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जातीय सरकार करके, एंड विद्युत वाहिनी काम करी थी वहां पे रिलीफ वर्क। सतारा के अंदर प्रति सरकार थी एंड वहां पे लीडर जैसा नीति ने बताया वाईबी चौहान, नाना पाटेल, एंड यहाँ पे गांधी जी मैरिजेस जो थी वो हो रही थी, ठीक है। तो इसमें ये चीज याद रख सकते हैं, ठीक है। एंड इस मूवमेंट के दौरान देखने को मिलता है कई जगह मूवमेंट काफी वायलेंट हो जाता है, एंड क्योंकि लीडर्स नहीं होते तो एक नई कॉप आती है लीडर की, वो हमने देख ली। यहाँ पे सीक्रेट रेडियो स्टेशन भी एस्टैब्लिश किए जाते हैं बाय सम इम्पोर्टेंट लीडर, तो उनका नाम बता सकते हो क्या था जिन्होंने ये सीक्रेट रेडियो एस्टैब्लिश किए थे? हाँ करेक्ट, उषा मेहता थी, तो वो याद रखना। अरुणा असफ अली, इनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया, ठीक है। उन्होंने इस दौरान काफी विग्रेसली इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, तो उनको याद रखना। एक इम्पोर्टेंट लीडर थे सी राजगोपालाचारी। बोले। अरुणा असफ अली का एक और फैक्ट है ना कि इन्होंने फ्लैग झंडा फहराया था अगस्त 9 में। हाँ, तो ग्वालियर मैदान के अंदर झंडा इन्होंने ही फहराया था, ठीक है। तो वो भी याद रख सकते हो। ड्यूरिंग दिस जो मीट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वहां पे ग्वालियर टैंक के अंदर मुंबई में, वहां पे फहराया था, ठीक है। तो ये था। फर्दर मूवमेंट का बात करें तो इसमें यूथ, वुमेन, वर्कर्स सबका लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन होता है। पेजेंट जो होता है उनका भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। गवर्नमेंट को अटैक कर रहे होते हैं यहाँ पे। मुस्लिम जो होते हैं थोड़ा सा मतलब पार्टिसिपेशन उतना नहीं होता जितना हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान देखा था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन होता है। एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी उनका एक फुल सपोर्ट था, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में हमने लीडर देखे ही थे, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया एंड जेपी नारायण, तो ये फोरफ्रंट में आ जाते हैं। तो इनफैक्ट पूरा का पूरा मूवमेंट जो है कांग्रेस की तरफ से ये लोग लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। फर्दर जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है तो वो इनिशियली अपोज कर रही होती है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी एक्चुअली क्योंकि नाजी जो थे इस दौरान जर्मनी पे भी नाजी जो थे इस दौरान रशिया पे भी अटैक कर देते हैं, तो उस सेंस में कम्युनिस्ट पार्टी जो अपोज करती है इसको, एंड वो चाहते थे कि हम लोग जो है ये ब्रिटिशर्स के साथ सपोर्ट करते रहे क्योंकि वो रशिया के साथ या यूएसएसआर के साथ सपोर्ट में, ठीक है। एंड मुस्लिम लीग ऑल्सो अपोज इट क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो मेजोरिटी है इनका रूल आ जाएगा तो फिर हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। हिंदू महासभा ऑल्सो बाइकॉटेड इट, ठीक है। उन्होंने बोला कि हाँ जहां जहां जो भी पोस्ट है वहां पे लगे रहो, ठीक है। सो ये याद रखना। ब्यूरोक्रेसी डिड नॉट सपोर्ट एंड प्रिंसली स्टेट्स की तरफ से भी नो रिस्पॉन्स था, मतलब लो रिस्पॉन्स था, ये याद रख सकते हो। एक यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट है बट वो सही है कि वहाँ पे कंप्लीट एब्सेंस था एंटी जमींदार वायलेंस। तो जमींदार के खिलाफ पेजेंट्स कोई वायलेंस नहीं किए थे, इसी मूवमेंट में सिर्फ अथॉरिटी के खिलाफ किया था। इसी तरह नो कम्युनल क्लैशेस भी हैं, तो ये दो यूनिक चीज हैं। एंटी जमींदार वायलेंस एब्सेंट था और फिर कम्युनल वायलेंस नहीं था। राइट, तो ये चीज पता हो गई, ठीक है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती है उनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्रेशन होता है। इनफैक्ट ओपनली फायर किया जाता है हेलीकॉप्टर से लोगों की भीड़ के ऊपर, कईयों को जेलों में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस सेंस में बहुत ब्रूटल रिप्रेशन रहता है जिसके अगेंस्ट गांधी जी बाद में फास्ट भी करते हैं, ठीक है।
इसी दौरान जो मुस्लिम लीग होता है वो एक रेजोल्यूशन पास करता है कि हमें पाकिस्तान चाहिए करके, ठीक है। एंड पाकिस्तान डे जो है वो सेलिब्रेट कर देते हैं 1943 में 23 मार्च को, ठीक है। सो ये याद रखना। इसी दौरान हम लोग देखते हैं एक फेमाइन आता है इंडिया के अंदर 1943, द ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल बोलते हैं उसको। बंगाल में ज्यादातर लोगों की इस दौरान मौत हो गई थी, ठीक है। तो इसको इनफैक्ट कॉमनली इंडिया में ये भी बोलते हैं चर्चिल्स एट्रोसिटी, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि कोई क्रॉप का फेलियर हो गया था या वैसे कोई नेचुरल कॉजेस थे, पूरा का पूरा मैन मेड डिजास्टर था ये। एंड इस दौरान बेसिकली हुआ क्या था कि एक तो ब्रिटिशर्स जो थे स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी फॉलो कर रहे थे। तो वो बता सकते व्हाट वाज स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी? ये वॉर के टाइम एक सिस्टम होता है कि जो भी एनिमी के लिए जो भी यूजफुल हो आसपास वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दो ताकि उनको कोई एडवांसेस मिल ना सके। वहाँ पे जब हो रहा था नेचुरल रिसोर्सेज में जहर और ये सब पूरा मिला देना, तो सिर्फ जो वाटर में पोल्यूशन हो जा रहा था तो लोकल लोगों की प्रॉब्लम हो रही थी। करेक्ट। तो बेसिकली आप अपने ही एरिया को इस तरह का मतलब खराब कर दो, डिग्रेड कर दो, जला दो, ताकि उसके अंदर कोई और इंसान जो है या आपका एनिमी है उस एरिया को यूज ना कर सके। तो ये आइडिया होता है स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी में। तो इसमें वो क्या कर रहे थे, बोट्स वगैरह हो गए उनको जला रहे थे, आने जाने की रोड थे उनको तोड़ दे रहे थे, ठीक है। राइस के इंपोर्ट जो थे वो रोक के बैठ गए थे, ठीक है। तो इस सेंस में जो खाना नॉर्मली जा रहा था अक्रॉस द रीजन ऑफ बंगाल वो नहीं पहुंच पाया, एंड जिसके चलते अराउंड 3 मिलियन पीपल डाइड, ठीक है। सो एक मैन मेड डिजास्टर था ये चीज, तो ये पता होना चाहिए। एंड तो इसके बाद जो है जब इसके दौरान फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो है सी राजगोपालाचारी जो फॉर्मूला वो आता है, ठीक है। तो कोई बता सकता है व्हाट वाज सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला? To resolve constitutional deadlock between Muslim League and the Congress. Right. And what was offered under this formula? Like Muslim League to cooperate with the Congress in forming provisional government, and Congress will accept a partition, and also the entire population of North-West and Northeast, they have to vote, like demanding separate sovereign. But all this will happen only if England transferred full powers to India. But all these points won't be accepted by Jinnah, because he won't this one. He want Congress to accept two-nation theory, and also he want only Muslim population to vote for sovereign state. Yeah. Hello. हाँ, ये स्पाइडरमैन। I'm Praveen. ओके, और राइट। हाय वो प्रवीण। जो स्पाइडरमैन, हाँ, उसके अलावा ये मतलब वो मुस्लिम लीग तो एक्सेप्ट उसने नहीं किया था क्योंकि टू नेशन थ्योरी वो चाहते थे, और कांग्रेस कोऑपरेट करने को रेडी थे मुस्लिम लीग के साथ। एक तो मुस्लिम लीग डज नॉट एक्सेप्ट दिस, ऑल्सो हिंदू लीडर्स लेड बाय वीर सावरकर ऑल्सो कंडेम्स सीआर प्लान। या मुस्लिम लीग ने क्यों इस चीज को रिजेक्ट किया था? तो रीजन उसका यही था कि इस फॉर्मूला के अंदर ये बोला गया था कि हम लोग प्लेबिसाइड कराएंगे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में, ठीक है। तब अगर वो डिसाइड करते हैं कि हमें पार्टीशन करना है तब हम करेंगे, एंड इन केस एग्री हो जाता है पार्टीशन के लिए तो एक कॉमन सेंटर रहेगा, मतलब एक लूज सेंटर रहेगा जिसके पास केवल 3 मैंडेट होगा, विच वॉज डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स, ठीक है। जिन्ना इसको रिजेक्ट करते हैं। रीजन क्या रहता है जिन्ना का बोलने का? तो वो ये चीज बोलते हैं कि प्लेबिसाइड जो होगा उसमें केवल मुस्लिम्स वोट करेंगे, ना कि उधर के हिंदू, ठीक है। तो एक तो ये था स्टिकिंग पॉइंट। दूसरा उन्होंने बोला था कि ये जो कॉमन सेंटर है इसका भी आइडिया हमें
सही नहीं लगता, हम कॉमन सेंटर नहीं चाहते। तो एक तरीके से वो हमेशा से ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच था, तो यहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच ही रहा उनका, जिसके चलते ये सीआर फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो याद रखना ना, गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया था, बट जिन्ना एंड जैसा अभी बताया वीर सावरकर, देवर अगेंस्ट इट। ठीक है, सो याद रखना सी राजगोपालाचारी 1944 का था ये फॉर्मूला। नेक्स्ट चलते हैं देसाई लियाकत प्लान के ऊपर। तो कोई ये बता सकता है इसमें क्या था देसाई लियाकत प्लान के ऊपर? तो कांग्रेस के तरफ से भूलाभाई देसाई एंड लीग के मुस्लिम लीग के तरफ से लियाकत अली खान। मतलब ये एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, दिस मीटिंग ऑफ देयर्स वाज सीक्रेट, तो ब्रिटिश को पता चलने नहीं दिया। तो इसमें क्या है, दे वांटेड टू फॉर्म एन इंटरिम गवर्नमेंट। तो इनको लगा मतलब ब्रिटिश का मतलब ये लोग जाने वाले हैं, तो ये लोग अपने आप में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। इसमें पॉइंट्स ये थे कि equal number of persons will be nominated by Congress and League in the central legislature, and or 20% seats will be reserved for minorities. But then Congress does not, especially Gandhiji does not accept this Desai Liaquat Pact, and ये fail हो जाता है। And Congress actually does not even accept that ऐसा कुछ meeting भी हुआ है। ये अनऑफिशियल था, दोनों ही साइड से ये लोग मतलब Correct. नहीं कर रहे थे, तो मतलब इनको दोनों साइड में ना तो कांग्रेस ने ना मुस्लिम लीग ने इनको सपोर्ट किया, तो ये प्लान वहीं मतलब डिस्कशन में भी नहीं आया, वहीं खत्म हो गया। ठीक है, तो ये था देसाई लियाकत पैक्ट। ठीक है, ये पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेवल प्लान आता है। ठीक है, वेवल प्लान 1945 का है। इसको कॉमनली शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है, क्योंकि सारी कॉन्फ्रेंस जो थी वेवल प्लान के डिस्कशन की सब शिमला में ही हुई थी। ठीक है, सो दिस वाज लेड बाय द कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके हेड उस टाइम चर्चिल थे। अगेन अलाइज की तरफ से प्रेशर था कि आप इंडिया के साथ कॉपरेशन सीख करो, इसीलिए डिस्कशन चालू हुआ। ठीक है, सो इसके अंदर प्लान के अंदर क्या ऑफर किया गया था, एक तो ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी। ठीक है, जिसमें सिर्फ गवर्नर और कमांडर इन चीफ को छोड़ के बाकी सब इंडियन होंगे। ठीक है, तो जो अब तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी गवर्नर की, वो उसमें सभी इंडियंस होंगे, केवल गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़ के। नेक्स्ट ये बोला गया था हिंदूज और मुस्लिम को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक है, तो उस सेंस में मतलब मुस्लिम्स एक्चुअली देखा जाए डेमोग्राफिकली तो 50% थे भी नहीं, लेकिन उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने का मतलब क्या मुस्लिम लीग का स्टेटस बढ़ाना हो गया था। ठीक है, देन द रीस्ट्रक्चर्ड काउंसिल टू एक्ट एज द इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, वो एक्ट करेगी एज इंटरिम गवर्नमेंट, एंड वो गवर्नमेंट चलेगी कौन से एक्ट के ऊपर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसके अकॉर्डिंग वो चलेगी। ठीक है, और यहाँ पे गवर्नर जनरल को वेटो पावर दी गई थी। ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज कैन ऑल्सो सबमिट नॉमिनेशन टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, तो ऑल इंक्लूसिव बनाने के लिए उसमें ये भी चीज ध्यान में रखा गया था कि और पार्टीज का भी रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है इसके अंदर। एंड जैसे ही वॉर खत्म होता है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो 1945 वाला है इसको शिमला प्लान बोलते हैं। एक शिमला डेपुटेशन है वो 1906 जब मुस्लिम लीग फॉर्म होती है, और एक शिमला अग्रीमेंट भी है 1972 का, जिसमें इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में अग्रीमेंट होता है। तो 3 शिमला से। करेक्ट, याद रखना शिमला डेपुटेशन था 1906 का था। आगा खान उसको लीड करते हैं, एंड उसका जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट होता है मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स में हम सेपरेट इलेक्टोरेट देखते हैं ना, वो उसका रिजल्ट होता है। ठीक है, 1906 का जो शिमला डेपुटेशन होता है। राइट, तो ये वेवल बोलो। वेवल प्लान जो आया था उससे पहले ये याद रखना है कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो एंड हो चुका है। ठीक है, वो मई 1945 में ही एंड हो गया है, तो हो सकता है क्रोनोलॉजी में वो कंफ्यूजन हो कि उसके बाद आया, उसके बाद एंड हुआ है, लेकिन वो पहले है। वेवल प्लान बाद में आया। करेक्ट, वॉर एक्चुअली जापान एग्रेशन फिर भी
है, लाइक इवन दो द वॉर हैड एंडेड, तो एलाइज के प्रेशर के वजह से ब्रिटिश पे प्रेशर था कि एलाइज से कि वही लाइक दे वांटेड इंडियन एनर्जीज टू बी डाइवर्टेड टू दोज एरियाज व्हिच विल हेल्प अ ब्रिटिश, क्योंकि जब जापान एग्रेशन इज स्टिल कंटिन्यू, तो इस वजह से वेवल प्लान लाया गया है। यस राइट। प्लस एक और रीजन भी था कि क्यों वेवल प्लान आता है। ब्रिटेन में इलेक्शन भी होने वाले थे, तो उस सेंस में द कंजर्वेटिव पार्टी वांटेड टू शो कि हम लोग जो है इंडियन इंटरेस्ट को भी केटर कर रहे हैं, तो इसलिए ये प्लान आता है। ठीक है। तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्स क्या रहता है इंडियन साइड से, तो मुस्लिम लीग का एक डिमांड होता है कि मुस्लिम लीग शुड बी द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम इन दिस एंटायर फ्रेमवर्क। ठीक है, जितने भी मुस्लिम नॉमिनेट होते हैं वो सब मुस्लिम लीग से आना चाहिए। ठीक है। एंड कांग्रेस वेहेमेंटली अपोज दिस आइडिया, क्योंकि वो सिर्फ हिंदू पार्टी बन के नहीं रहना चाहती थी, एंड वांटेड टू रिप्रेजेंट ऑल इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है। अल्टीमेटली ब्लंडर कह सकते हैं इसको कि वेवल जो है वो इस पॉइंट के ऊपर वो कहीं ना कहीं जिन्ना को इक्वल वेटेज दे देते हैं, एंड जिसके कारण एक डेडलॉक हो जाता है, द टॉक्स ब्रेक डाउन। ठीक है। सो इस सेंस में जिन्ना का जो पोजीशन होता है वो काफी इंक्रीज हो जाता है कि पूरे प्लान के अंदर जिन्ना का वर्चुअली उनकी वजह से ये टॉक्स जो है वो डेडलॉक हो जाती है, तो जिन्ना का स्टेटस बढ़ जाता है। एंड जो 1945 और 46 के इलेक्शन होते हैं उनमें देखने को मिलता है कि ये जो स्टेटस था वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट होता है उनके वोटिंग परसेंटेज में। तो मोस्टली जितनी भी मुस्लिम सीट्स थी वो इस बार मुस्लिम लीग ले गई। ठीक है। लास्ट टाइम हमने देखा था जब इलेक्शन हुआ था 1937 का, तो उसमें मुस्लिम लीग का बहुत पुअर परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन इस बार बहुत सही परफॉर्मेंस रहता है। कारण क्या रहता है कि कम्युनिज्म फैलाने में वो कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग। ठीक है। सो इस दौरान वेवल प्लान जैसे एंड होता है तो एक और नया इश्यू डेवलप हो जाता है इंडियन नेशनल आर्मी का। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था इससे पहले हमने देखा था नेशनल आर्मी जो थी वो सिंगापुर से वर्क कर रही थी, राइट। सो हमने देखा था मोहन सिंह जो है वो इसको फॉर्म करते हैं। बाद में मोहन सिंह को एक्चुअली कुछ जापान के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसके चलते ब्रिटिश जो जापानीज फोर्सेज होते हैं वो उनको अरेस्ट कर लेते हैं, उनको डिपोज कर देता है, और जो कमान है नेशनल आर्मी की, आईएनए की, वो चली जाती है रास बिहारी बोस के बाद। ठीक है। तो रास बिहारी बोस हमें याद है दिल्ली जो बॉम्बिंग था, जो लॉर्ड हार्डिंस पे बॉम्ब फेंका था, वो इन्होंने और सचिन सान्याल ने फेंका था। ठीक है। तो वहां से ये भागकर फिर जापान चले जाते हैं, वहां से फिर ये इस आर्मी को होल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है। इस दौरान हमने देखा था फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं सुभाष चंद्र बोस, फिर इनके ऊपर ब्रिटिशर्स जो अरेस्ट कर लेते हैं और इनको हाउस अरेस्ट कर देते हैं, एंड वहां से फिर वो एक डिस्गाइज फॉर्म में, मतलब भेष बदलकर इंडिया से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो जर्मनी पहुंचते हैं, वहां पे एस्टैब्लिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बोल लो या एक फोर्स बोल लो, कॉल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है। सॉरी, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग तो इंडिया में ही एस्टैब्लिश कर देता 1928 में, तो ये याद रखना, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। एंड जब वो जाते हैं इन जर्मनी, तो वहां पे, हाँ बोलिए। ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज, ये रास बिहारी बोस का जापान में बोल रहा है। तो ये कंफर्म कर लेना, मतलब कोई कंफर्म कर दो। एक बार रिपीट करना। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज, हम जनरली सुभाष चंद्र बोस के साथ पढ़ते हैं ना इन्हें, लेकिन ये कह रहा है कि रास बिहारी बोस का है 1942 जापान में। एक्चुअली दो है इसमें, मतलब कुछ इसमें डाउट है। एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है जो कि रास बिहारी बोस का है 1942 का, और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया जो है 1928 वाला, उसमें नेहरू और बोस दोनों ने मिलकर किया था। हाँ, वो तो शायद इंडिपेंडेंस लीग 1927-28 वाला जिसमें नेहरू साथ थे। हाँ, वो लीग था, वो कोई आर्मी नहीं था। ठीक है। जो ये इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज है, ये क्रोनोलॉजी यही रहता है कि मोहन सिंह पहले तो लीड कर रहे होते हैं इसको, लेकिन मोहन सिंह को फिर हटा दिया जाता है, तो उनकी जगह रास बिहारी बोस उसको लीड कर रहे होते हैं। ठीक है। एंड फिर रास बिहारी बोस के बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि
राज बिहारी बोस की इस टाइम एज भी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इतना एक्टिवली इसको लीड नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि तुरंत सुभाष चंद्र बोस के बारे में जैसे ही पता लगता है कि वो जापान आ रहे हैं, तो जो लीडरशिप है वो ट्रांसफर कर देते हैं सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। तो इस सेंस में इंडियन नेशनल आर्मी का जो प्रॉपर फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट होता है वो सुभाष चंद्र बोस के अंदर ही होता है, ठीक है। अपने आप में वो एक आर्मी बन के निकलती है। सो इस सेंस में थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो इसको, ठीक है। इससे पहले वो एक आजाद हिंद रेडियो करके भी बनाते हैं जर्मनी के अंदर, ठीक है, वो रह रहे होते हैं। सो यहाँ पे एक चीज और याद रखें, नेताजी को टाइटल जो है वो उनको कहाँ मिलता है, कोई बता सकता है नेताजी कहाँ मिला था उनको ये टाइटल? जर्मनी। हाँ करेक्ट। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, हाँ लोगों को लगता है कि ये शायद जापान में मिला था, लेकिन ये उनको जर्मनी में मिल गया था। जब वो जो POWs होते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जिनको जर्मनी ने कैप्चर किया होता है ब्रिटिशर्स के साथ फाइट में अलग अलग जगह, क्योंकि वो इंडियंस को एम्प्लॉय कर रखे थे, तो उनको POW से वो एक मुक्ति फोर्स, मुक्ति सेना बनाते हैं या फ्रीडम आर्मी बनाते हैं, ठीक है। सो ये याद रखना जर्मनी में बनती है, यही सोल्जर्स टाइटल देते हैं नेताजी का, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को। तो ये याद रख सकते हो, ठीक है। देन रास बिहारी बोस का हमने देख लिया। उन्होंने ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग करके वो चला रहे होते हैं ये पार्टी अपनी, रास बिहारी बोस, ठीक है। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, ये जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का रहता है। तो डिस्टिंक्शन याद रखना, रास बिहारी बोस का एक है और नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का एक है, ठीक है। सो ये था। फिर जैसे वो लैंड करते हैं जापान के अंदर, ठीक है, एंड तो रास बिहारी बोस जो है वो लीडरशिप ट्रांसफर कर देते हैं, एंड ही बेसिकली बिकम्स, सुभाष चंद्र बोस बिकम्स द कमांडर ऑफ INA, ठीक है। फिर वो प्रोविजनल गवर्नमेंट बना देते सिंगापुर में, एंड उनके अंडर एक पूरा प्रोविजनल गवर्नमेंट बना देते हैं, और उसमें पोर्टफोलियो सिस्टम रहता है। तो उसमें HC चटर्जी होता है, उनको फाइनेंस मिलता है, MA अय्यर को ब्रॉडकास्टिंग मिलता है, लक्ष्मी स्वामीनाथन को वुमेन का पोर्टफोलियो मिलता है, ठीक है। एंड ये जो गवर्नमेंट बनती है प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं जापान, जर्मनी एंड जापान, ठीक है। ये कंट्रीज रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे फेमस डायलॉग देते हैं, यस। पे हमने देखा ना विमेन डिपार्टमेंट में लक्ष्मी स्वामीनाथन वाज लीडिंग विमेन डिपार्टमेंट। एक और रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट भी बनाते हैं ना INA में, उसमें कैप्टन भी यही है, लक्ष्मी स्वामीनाथन। करेक्ट। और लक्ष्मी सहगल करके हम पढ़ते हैं। हाँ, वो लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी स्वामीनाथन, वो दोनों यही हैं। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो ना इसके अंदर 3 रेजिमेंट बनती है, गांधी रेजिमेंट बनती है, नेहरू रेजिमेंट बनती है, एंड लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनती है, ठीक है। सो ये चीज याद रखना। एंड इस दौरान जापान जो है वो अटैक कर देता है अंडमान निकोबार तक, ठीक है। एंड वहां पे कुछ आइलैंड जो है वो कैप्चर कर लेता है, ठीक है, अंडमान निकोबार के फ्रॉम ब्रिटिशर्स। तो ये अभी नाम भी चेंज हुए थे इनके, बट अब तो हो गया 2-3 साल हो गया, 2-3 साल से ऊपर हो गया, बट से हमें पता होना चाहिए। एक आइलैंड था नील आइलैंड विच वॉज नेम्ड एज शहीद द्वीप, एंड दूसरा था हैवलॉक आइलैंड विच वॉज रीनेम्ड एज स्वराज द्वीप, ठीक है। सो ये याद रखना, नील आइलैंड वॉज चेंज टू शहीद द्वीप एंड हैवलॉक वॉज चेंज टू स्वराज द्वीप। तो अभी भी यही करंट नेम जो है वापस अडॉप्ट किए गए, ठीक है। फिर ये जो जापान एंड जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है INA, वो बेसिकली डिसाइड करते हैं कि अब हम अटैक करेंगे ब्रिटिशर्स के ऊपर इंडिया के अंदर, एंड वो चूज करते हैं फ्रॉम वो एरिया कौन सा चूज करते हैं, तो उसके लिए वो जो मणिपुर वाला एरिया, वहां से अटैक करने की बात करते हैं, ठीक है। और इसको फेमसली इम्फाल कैंपेन बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ये कैंपेन फेल हो जाता है बुरी तरीके से बिकॉज ऑफ सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय द INA सोल्जर्स एट द हैंड्स ऑफ जापानीज, ठीक है। प्रॉपर उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं मिलता, तो कुछ समय के लिए वो जरूर नागालैंड और मणिपुर पे कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो उनको वहां से हटाने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। एंड उसकी वजह से ये जो कैंपेन था INA का, ये फ्लॉप हो जाता है। एंड जो ड्रीम था कि एक आर्म रेबेलियन के थ्रू हम लोग या एक आर्म स्ट्रगल के थ्रू हम लोग इंडिया को इंडिपेंडेंस दिला देंगे, वो भी सपना वहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। सो ये चीज याद रखना। एंड इसी दौरान जो
जापान होता है 1945 के अंदर सरेंडर कर देता है, ठीक है। एंड सरेंडर करने से जो सुभाष चंद्र बोस थे, उनका आइडिया जो था वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। एंड वो जब ताइवान से जा रहे होते हैं एयरक्राफ्ट से, तो उनका मिस्टीरियसली जो एयरप्लेन होता है वो क्रैश हो जाता है एंड देयरफॉर ही डाइज, ठीक है। फिर जो आईएनएस वुल्जर्स थे उनको जब कैप्चर कर लेते हैं ब्रिटिश फोर्सेस, तो फिर चलता है एक फेमस आईएनए ट्रायल, ठीक है। और ये ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी भूल रहती है, ठीक है, इंडिया के अंदर उनके पूरा टाइम पीरियड में सबसे बड़ी भूल शायद ये आईएनए ट्रायल ही थी। तो वो एक्चुअली करते क्या है, वो सोचते हैं कि हम ये आईएनएस वुल्जर्स को इनका पब्लिक वो करेंगे प्रोसिक्यूशन, हाँ ठीक है, पब्लिक उनका वो केस चलेगा। और उसके लिए वो जगह चुनते हैं रेड फोर्ट, विच वॉज अ हिस्टोरिकल सीट ऑफ मुगल पावर, ठीक है। तो वो सिनोनिमस था, वो हिस्टोरिकल सीट ऑफ पावर रही थी रेड फोर्ट, वहां पे इनका ट्रायल वो लोग शुरू कराते हैं। एंड फिर उसमें भी एक और बड़ी और नई गलती क्या कर देते हैं कि वो तीन जो मेन जो सोल्जर्स थे या तीन मेन कमांडर्स थे इसमें, प्रेम कुमार सहगल, शहनवाज खान एंड गुरबख्श ढिल्लन, ठीक है, एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख, ठीक है, जो तीन डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग थे, उनका एक साथ ट्रायल करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जब ये ट्रायल करते हैं तो एक पूरा जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी वो कहीं ना कहीं वापस जाग जाती है पूरे इंडिया के अंदर। एंड मास एजिटेशन ऑल अक्रॉस द इंडिया होते हैं, ठीक है, सभी पार्टीज इनको सपोर्ट करती है। एंड अब तक जितने भी हमने मूवमेंट देखे तो उनमें ऐसा रहता था कि कोई ना कोई पार्टी हमेशा अपोजिशन में रहती थी, जैसे जस्टिस पार्टी हो गई तो वो अपोजिशन कर रही है, या कभी हिंदू महासभा होगी वो अपोजिशन करिए, कहीं मुस्लिम लीग अपोजिशन करिए। लेकिन ये जब आईएनए ट्रायल होता है तो इसमें कोई पार्टी अपोज नहीं करती, इवन जस्टिस पार्टी और मुस्लिम लीग जो है सब सपोर्ट करते हैं कि कांग्रेस का जो रेजोल्यूशन रहता है कि हम लोग आईएनए जो सोल्जर्स हैं इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इनके ऊपर ट्रायल नहीं चलना चाहिए, ठीक है। सो उस सेंस में एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलती है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली कांग्रेस जो होते हैं उसके जो इम्पोर्टेंट लॉयर्स होते हैं, लाइक भूलाभाई देसाई हो गए, तेज बहादुर सप्रू हो गए, वो जो डिफेंस है आईएनएस सोल्जर्स का वो लोग पेश करते हैं उस ट्रायल के अंदर, ठीक है। सो यही इसी थीम के ऊपर कांग्रेस का जो है इलेक्शन भी रहता है बाद में, 1946 का जो इलेक्शन रहता है उसमें यही बोलती है कि ये जो सोल्जर्स आए हैं इनको हम बेटर लाइफस्टाइल देंगे, ये सब चीजें देंगे। एंड प्रॉब्ली जीतने का कारण भी शायद कांग्रेस का वही रहता है, ठीक है। सो ये था आईएनए ट्रायल्स के अंदर, ठीक है। प्रेम कुमार क्या? सहगल, नवाज, ये तीनों नाम, प्रेम कुमार हाँ। सहगल, नवाज खान, ये गुरबख्श सिंह ढिल्लन, ये पीवाईक्यू था पिछले साल। हाँ, मतलब इनके नाम से उस टाइम एक बहुत फेमस स्लोगन बन गया था, पता नहीं कुछ सहगल शहनवाज ढिल्लन ऐसा करके एक पूरा स्लोगन बन गया था। तो उस सेंस में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये फेमस रहा था, ठीक है। तो ये याद रखना, इसके बारे में इतना इम्पोर्टेंट था। इसके बाद हम ना एक वो भी देखते हैं, RIN म्यूटिनी होती है, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी होती है 1946 में, ठीक है। सो कोई रीजन बता सकता है क्यों हुई थी रॉयल इंडियन म्यूटिनी? एक आई थिंक आईएनएस तलवार पे ना, हाँ मतलब शुरू वहां से होती है, लेकिन पूरे जो नेवल रेटिंग्स होते हैं या जो नेवल बोल सकते हैं ना कि सेलर्स होते हैं, लोएस्ट रैंकिंग ऑफिसर हो गए, सोल्जर्स टाइप के जैसे आर्मी में होता है, तो वैसे वो सेलर्स होते हैं, वो रेटिंग शब्द इस्तेमाल होता है उनके लिए। तो वो सब बेसिकली एक तरीके से अपोजिशन में आ जाते हैं। रीजन बहुत सारे रहते हैं, लाइक आईएनए ट्रायल्स रीजन रहता है, ठीक है। फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय सुपीरियर ऑफिसर्स एक वो रहता है। खाना उनको बहुत बेकार मिल रहा होता है, तो वो BSF वाली दाल होता है ना, तो वैसा कुछ उनको खाना मिल रहा होता है, तो उसके खिलाफ भी उनके अंदर थोड़ा सा वो आक्रोश सा रहता है। फर्दर जैसे ही वॉर खत्म होता है तो ये बेसिकली ब्रिटिशर्स कोशिश करते हैं कि हम लोग जो बाकी यूरोपियन पावर्स हो उनका कोलोनाइजेशन वापस एस्टैब्लिश कराएं, तो इंडोनेशिया में इनको भेजते हैं, वियतनाम में इनको भेजते हैं, ठीक है। तो वो उसके कोई अगेंस्ट भी अपोजिशन रहता है इन नेवल रेटिंग्स का, ठीक है, जिसके चलते ये म्यूटनी होती है, रॉयल इंडियन म्यूटनी। ऑल्दो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ये रहता है कि लीडर जो होते हैं, इंपॉर्टेंट लीडर्स लाइक जिन्ना एंड पटेल, वो इस चीज को सपोर्ट
सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, रॉयल इंडियन म्यूटनी नेवी से रिलेटेड है। एंड ये लोग इसको सपोर्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको पता होता है कि बाद में अगर सरकार तो चलानी है, आज ब्रिटिशर से तो कल कांग्रेस होगी, ठीक है। तो ऐसा अगर म्यूटनी होता रहेगा तो फिर डिसिप्लिन नहीं रहेगा। तो उस सेंस में ये जो भी नेवल रेटिंग्स होते हैं इनको सलाह देते हैं कि आप वापस जाइए एंड इसको शांति से सुलझाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये एडवाइस दी जाती है। तो ये चीज याद रखना, कांग्रेस या मुस्लिम लीग इसको सपोर्ट नहीं करती है। और इसमें जो कम्युनल हार्मनी थी वो भी नहीं देखने को मिली। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कोई लड़ाई दंगे हो गए थे, लेकिन जो एडवाइस लेने जाते हैं तो मुस्लिम लोग जो रेटिंग्स थे मुस्लिम लीग के पास गए, और जो हिंदूज थे मोस्टली वो कांग्रेस के पास गए, ठीक है। तो एक डिस्टिंक्शन था इस सेंस में, ठीक है। सो ये कुछ पोस्ट वॉर अपसर्जेस थे। इसके अलावा वैसे तो क्रोनोलॉजी में 3 अपसर्जेस हैं। पहला आईएनए ट्रायल के अगेंस्ट होता है 1945 में, नवंबर 1945 में, ठीक है। आईएनए ट्रायल जब होता है इन तीनों का, तब वहां पे लार्ज स्केल अपसर्ज देखने को मिलता है कि लोग प्रोटेस्ट में आ जाते हैं। दूसरा, जब 7 साल का एक ये सेंटेंस मिलता है आईएनए ऑफिसर राशिद अली को इन फरवरी 1946, तो एक दूसरा मास अपसर्ज देखने को मिलता है। एंड फिर तीसरा रॉयल इंडियन म्यूटिनी के केस में देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये पोस्ट वॉर पीरियड में 3 अपसर्ज देखने को मिलते हैं, ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। सो ये था रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। तो कोई एक्सप्लेन करेगा ये क्या था रॉयल कैबिनेट मिशन, सॉरी कैबिनेट मिशन? ये ऑलराइट, तो पीसफुल हाँ, तो फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन जो है वो आता है। इस दौरान लंदन के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो चेंज हो चुकी थी, कंजर्वेटिव से अब एक लेबर गवर्नमेंट आ चुकी थी, विच वाज हेडेड बाय क्लेमेंट एटली, ठीक है, जो कि एक लेबर गवर्नमेंट थी। तो वो थोड़ी सी प्रो इंडियन रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैबिनेट मिशन आता है जिसमें पैट्रिक लॉरेंस रहते हैं, क्रिप्स रहते हैं, और एलेक्जेंडर एक और कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है। तो ये 3 लोगों का वो एक डेलीगेशन होता है। लॉरेंस, एलेक्जेंडर लॉरेंस, अलेक्जेंडर क्रिप्स एंड लॉरेंस। नहीं अच्छा, हाँ सॉरी यू आर हाँ राइट, करेक्ट है, पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी एलेक्जेंडर। करेक्ट। तो ये आ ना पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 लोग का डेलीगेशन रहता है कैबिनेट मिशन में। एंड एम क्या था? तो एम था पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है, कि हम शांति से पावर ट्रांजिशन चाहते हैं, कोई लड़ाई दंगा नहीं होना चाहिए। फिर ये इसके लिए प्रपोज क्या करते हैं आइडियाज? तो पहला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय प्रोविंशियल असेंबली बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, जो प्रोविंसेस में से जो पार्टीज इलेक्ट होके आई हैं वो फर्दर फिर नॉमिनेट करेंगे अपने कैंडिडेट, एंड उसी के हिसाब से हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बनाएंगे, ठीक है। नवंबर 1946 में इसीलिए पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। नेक्स्ट, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी जो कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही लोग मिलके बनाएंगे, एंड फिर वो बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग है इंडिया के रेस्पेक्ट में वो करेगी, ठीक है। और एक 3 टियर स्ट्रक्चर एनविसाज किया गया था। पहले टियर में जो प्रोविंसेस प्रिंसली स्टेट हो गए, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में, एंड ऊपर उनके यूनियन हो गया, ठीक है। सो एक यूनाइटेड इंडिया का एनविसाज किया गया था, और फेडरल स्ट्रक्चर के साथ कि जो प्रोविंसेस हैं उनको भी अपने आप में ऑटोनॉमी मिले, ठीक है। लेकिन एक कॉमन सेंटर रहेगा जिसके पास फॉरेन, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड करेंसी के राइट्स रहेंगे, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो। एंड प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया था इनटू 2 सेक्शन। एक था सेक्शन ए, हिंदू डोमिनेटेड जितने भी प्रोविंसेस थे। फिर एक था सेक्शन बी, मुस्लिम डोमिनेटेड, जिसमें से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था वो आता था। एंड एक तीसरा सेक्शन था विच वॉज फॉर बंगाल एंड असम, ठीक है। तो उनका एक्चुअली डिवीजन करने की जरूरत थी क्योंकि वहां पे हिंदूज और मुस्लिम का बराबर डोमिनेशन था, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो। एंड द प्रोविंसेस वर टू हैव फुल ऑटोनॉमी विद रेजिडुअल पावर, ठीक है। एंड जो प्रिंसली स्टेट थे दे वर फ्री टू ज्वाइन एनी गवर्नमेंट और इवन द ब्रिटिश, ठीक है। सो अभी हमने देखा कि 1946 से पहले जो है, मतलब 1946 के अंदर ही इलेक्शन हो जाता है, ठीक है। एंड वहां पे कांग्रेस जो है वो ऑलमोस्ट मेजोरिटी आ जाती है सभी स्टेटों में एक्सेप्ट पंजाब
बंगाल एंड सिंध, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी होती है, तो उस चक्कर में मुस्लिम लीग जो है वो ज्यादातर डोमिनेट करे होती है इन एरियाज में, ठीक है। सो ये याद रख सकते हो। देन इसमें ये बोला गया था, आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रोविंसेस वर फ्री टू कम आउट ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। अगर उनको लगता है कि उन्हें नहीं रहना इसका पार्ट, तो उसमें से बाहर आ सकते हैं। एंड आफ्टर 10 years provinces were free to reconsider their relationship with respect to the union constitution, ठीक है। तो इतना ज्यादा लिबर्टी दिया गया था कि पहले इलेक्शन के बाद और 10 साल के बाद आप रिकंसिडर कर सकते हो यूनियन के साथ अपना जो रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुस्लिम लीग था उसने सॉरी कैबिनेट मिशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो मुस्लिम लीग का डिमांड था पाकिस्तान बनाने का, उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। पाकिस्तान बनाने की इसमें कोई बात नहीं की हुई थी, और इसमें ये बोला था कि नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंसेस हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, और जो बाकी एरियाज हैं उनके अंदर हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है, थ्रू इलेक्शन ओनली। सो उस सेंस में जो पाकिस्तान का जो मुस्लिम लीग का जो आइडिया था कि पाकिस्तान बनाना, वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया गया था कैबिनेट मिशन के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना। किसी को कुछ और ऐड करना है कि इसमें कैबिनेट मिशन में? ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं। सो रिस्पॉन्स क्या रहा था डिफरेंट ग्रुप्स का? तो आईएनसी का आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको वेलकम किया था। उनको लग रहा था कि ये जो ग्रुपिंग है ऑप्शनल है, तो एज सच मुस्लिम लीग की जो डिमांड से वो कैंसिल हो जा रही है। लेकिन मुस्लिम लीग का इंटरप्रिटेशन ये था कि ये जो ग्रुपिंग है ये कंपलसरी है, ठीक है। तो उस सेंस में इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट डेवलप हो जाता है, एंड अल्टीमेटली मुस्लिम लीग जो है फिर इसके खिलाफ आ जाती है, ठीक है। पहले तो वो एक्सेप्ट कर लेती है, लाइक कांग्रेस ऑल्सो एक्सेप्टेड दिस कैबिनेट मिशन, लेकिन बाद में विड्रॉ कर लेती है मुस्लिम लीग, जब उनको पता लगता है कि कांग्रेस का ये आइडिया है कि ये ग्रुपिंग जो थी वो ऑप्शनल थी। बाद में एक्चुअली क्लैरिफाई करते भी हैं जो ये कैबिनेट मिशन के जो लोग होते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि नहीं ग्रुपिंग रहेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और जो मुस्लिम लीग होती है वो इसको रिजेक्ट कर देती है। एंड 1946 के अंदर वो एक डे डिक्लेयर करती है, विच वॉज कॉल्ड डी डे और द डिलीवरेंस डे, ठीक है। डिलीवरेंस डे इसलिए था कि वो डिमांड कर रहे थे कि हमारा जो पाकिस्तान है उसकी डिमांड पूरी होनी चाहिए, और इस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर जो कम्युनल क्लैशेस हैं वो अपने पीक पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। खासकर जो बंगाल का जो रीजन है वहां पे ये मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जिसका देखोगे तो पता नहीं क्या ही है। सो अराउंड 5,000 पीपल डाई। गांधी जी भी जाके कोशिश करते हैं, स्पेशली इन एरियाज लाइक नाओखली। नाओखली अभी तो आई थिंक बांग्लादेश के अंदर है, तो वहां पे ये जाते हैं, बट जो कम्युनल क्लैश होता है वो इतने लार्ज स्केल पे होते हैं कि ये कुछ कर ही नहीं पाते गांधी जी वगैरह, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। इससे पहले अगर हिस्ट्री देखें तो हमने देखा था 23 मार्च 1943 को पाक डे डिक्लेयर किया जाता है, और उससे पहले 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है लाहौर सेशन के अंदर पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास करती है, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। एक चीज यहाँ पे क्लैरिफाई करूंगी, ये जो 1946 में जो जिन्ना ने डिक्लेयर किया था ये डायरेक्ट एक्शन डे था। डे ऑफ डिलीवरेंस तब डिक्लेयर करते हैं इन 1939 when all the Congress party members resign opposing World War II, है ना। तब जब सब लोगों ने रिजाइन किया, then जिन्ना rejoiced that day and called it day of deliverance. हाँ करेक्ट, सॉरी मैं बैड। तो ये क्लैरिफाई कर लेना, डी डे या जो डिलीवरेंस डे की हम बात करें ये कांग्रेस रेजिग्नेशन पे था, एंड यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्शन डे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आई थिंक कंफ्यूजन वाला है, इसको ही एक बार हम लोग डाल देंगे उसमें, ठीक है। सो ये याद रखना। बाकी किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो इसी जो कैबिनेट मिशन के थ्रू एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होता है सितंबर 1946 में, जिसमें नेहरू को हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिक्लेयर किया जाता है। तो आप इससे पहले हम लोग देखते हैं जो इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है उसी के दौरान गांधी जी डिक्लेयर कर देते हैं कि उनके जो वर्दी सक्सेसर है वो नेहरू है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू उनके वर्दी सक्सेसर है। इसी सेंस में इनको सब जगह एक फ्री पास मिल जाता है, ये जहां भी जाते हैं गांधी जी का इनके पीछे टैग लगा रहता है, तो फिर ये सब जगह हेड ऑफ दैट थिंग बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ गवर्नमेंट के हेड बन जाते हैं।
एंड अक्टूबर 1946 में वेवल ब्रॉट इन मुस्लिम लीग ऑल्सो, ठीक है। लेकिन जो डी डे का जो डिमांड था वो अभी तक उन्होंने गिव अप नहीं किया था, लेकिन उनको फिर भी वो ले आते हैं गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। सो कोशिश इनका ये था, मुस्लिम लीग का कोशिश ये था कि हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे गवर्नमेंट के अंदर एंड ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। ये इस कमिटी को बिल्कुल या इस गवर्नमेंट को बिल्कुल चलने नहीं देंगे, ठीक है। सो उस सेंस में जगह जगह ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो लियाकत अली खान हमने पढ़ा था इन देसाई लियाकत पैक्ट, तो उसके अंदर वो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं एंड हर चीज जो भी कांग्रेस करना चाहती थी उसको वो एक तरीके से रिजेक्ट कर देते। सो बाद में कांग्रेस जो है वो डिमांड करती है उस टाइम जो गवर्नर जनरल होते हैं उनसे कि आप इनको हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। सो इस टाइम तक गवर्नर जनरल जो है वेवल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए अपने को। एंड कोशिश उनके रहते हैं कि इनको हटा दो, ठीक है। बाद में वो चीज होता भी है कि मुस्लिम लीग जो है बाइकआउट कर देता है इसमें से, एंड नेहरू जो है इस दौरान एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं, ठीक है। बाद में आगे देखेंगे कि वो प्रेएम्बल बनेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सो ये चीज याद रखना। सो इस दौरान जो क्लेमेंट एटली थे उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया जाता है, ठीक है। वो परेशान हो चुके होते हैं वो लोग भी कि ये इंडिया में जो पावर ट्रांसफर को लेके जो हॉट चल रहा होता है, तो वो एक बेसिकली एक डेट दे देते हैं कि इस दिन तक पावर ट्रांसफर हो जाएगा। अगर कोई पार्टीज के बीच में तब तक कोई आइडिया नहीं बनता है तो जितने भी सेंटर ऑफ पावर्स होंगे हम उनमें पावर को डिवाइड कर देंगे, हम यहाँ से इंडिया से चले जाएंगे, ठीक है। तो वो डेट दिया जाता है जनवरी 30, 1948 का, ठीक है। वो डेट देने के पीछे आइडिया ये था कि जो जितने भी कंसर्न पार्टीज हैं एटलीस्ट उनमें हम लोग एक सेंस ऑफ वो दे दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि हाँ अब हमें फटाफट उस पर आना पड़ेगा कॉमन ग्राउंड पे, अदरवाइज हमारे हाथ में ये जो अपॉर्चुनिटी है ये चली जाएगी। तो आइडिया यही था। तो आईएनसी और मुस्लिम लीग के अंदर ये जो डेडलॉक था ये सॉल्व करने के लिए बेसिकली ये जजमेंट दिया गया था, ठीक है। इसी दौरान वेबल जो है उनको बेसिकली चेंज कर दिया जाता है, नए जो वॉइस रॉय होता है वो आ जाता है। तो दिस टाइम द वॉइस रॉय वाज लॉर्ड माउंटबेटन। वो पहले में इंडिया में आई थिंक शायद कमांडर इन चीफ रहे हुए होते हैं वॉइस लॉर्ड माउंटबेटन, उनको वॉइस रॉय बना दिया जाता है, ठीक है। एंड उनको बहुत ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर भी दे दी जाती है ताकि वो फटाफट से पावर ट्रांसफर जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। तो इस सेंस में एक माउंटबेटन प्लान आता है। तो कोई बता सकता है क्या था माउंटबेटन प्लान 1947 का? ठीक है। So About partition. To have a separate country, India and Pakistan. मतलब Muslim majority people will be formed as Pakistan and Hindu majority as India. राइट। तो माउंटबेटन प्लान 1947 में आता है क्योंकि उनको लग चुका होता है कि अब ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि जो पॉलिसी थी मुस्लिम लीग की वो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट पॉलिसी थी। तो उस सेंस में अब ये प्लान जो है सस्टेनेबल नहीं है कैबिनेट मिशन प्लान। तो वो फिर माउंटबेटन प्लान लेके आते हैं जिसमें इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर की बात की गई थी और डोमिनियन स्टेटस दिया जाना था इन कंस्टिट्यूएंट पावर्स को जो भी बनती, ठीक है। तो हिंदूज एंड मुस्लिम वर टू वोट इन 2 ग्रुप्स, ठीक है। मतलब जो एरिया मुस्लिम लीग के लिए क्लियर था कि हाँ सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे तो क्लियर ही थे, तो वो तो मुस्लिम लीग का ही रहेगा। लेकिन जो 2 एरियाज थे जहाँ पे हिंदूज और मुस्लिम थोड़ा इक्वल थे, लाइक बंगाल एंड पंजाब, तो वहां पे वोटिंग करना नहीं थी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर वोटिंग में मेजोरिटी आ जाती तो इसका मतलब यहाँ पार्टीशन होना था, ठीक है। सो बंगाल एंड पंजाब में ये एक इलेक्शन के थ्रू पार्टीशन हुआ, ठीक है। सो एक 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी थी एंड सिंध विल डिसाइड इट्स ओन फेट एंड रेफरेंडम इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिलहेट। तो अभी बता सकते हो सिलहेट कहाँ पड़ता है ये रीजन? तो बंगाल में पड़ता है ना, बांग्लादेश हाँ में। मतलब बांग्लादेश में अभी, ठीक है। तो उस टाइम बंगाल का पार्ट कह लो। तो ये उनका माउंटबेटन प्लान था कि हिंदू मुस्लिम वोट करेंगे बंगाल और पंजाब के अंदर, ठीक है।
एंड उसके हिसाब से अगर मेजोरिटी आती है तो पार्टीशन करेंगे, नहीं आती तो कोई पार्टीशन नहीं होगा, ये इंडिया का पार्ट रहेंगे, ठीक है। एक तो ये था। दूसरा, रेफरेंडम कराना था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और सिलहेट में, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, सिंध जो था वो अपना खुद का फेट खुद डिसाइड करेगा, ठीक है, वो उस पर छोड़ दिया गया था, ठीक है। एंड प्रिंसली स्टेट को ये बोला था कि दे शुड ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, ये चॉइस दी गई थी, ठीक है। ठीक है। और हैदराबाद को ये बोला गया था कि कैन नॉट स्टे इंडिपेंडेंट और नॉट गो टू पाकिस्तान, ठीक है। सो इस सेंस में याद रखना, आपके बाद में कोशिश भी करते हैं पाकिस्तान की तरफ जाने की हैदराबाद जो है, बट वो अल्टीमेटली उस टाइम जो होम मिनिस्टर थे हमारे, वो पूरा मिशन उनका फेल कर देते हैं, ठीक है, हैदराबाद वाला, पुलिस एक्शन के थ्रू एंड बाद में एक रेफरेंडम के थ्रू वो एक्सेप्ट करते हैं कि इंडिया का पार्ट वो बनेंगे, ठीक है। तो ये देख लेना कि ये प्लान था। एंड फिर एक बाउंड्री कमीशन बना था, ठीक है। तो वो बाउंड्री कमीशन के नाम बता सकते हो कौन कौन से बने थे इस दौरान? रैडक्लिफ था ना, रैडक्लिफ पहले ही बन चुका था ये करेक्ट। रैडक्लिफ। हाँ, रैडक्लिफ था। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अभी तो इंडिया और बांग्लादेश के अंदर भी हम रेडक्लिफ लाइन ही देखते हैं, लेकिन उस टाइम केवल इंडिया और पाकिस्तान था, ठीक है। तो रेडक्लिफ लाइन बाउंड्री कमीशन सेटअप की गई थी एंड अगस्त 15 अगस्त का जो डेट था वो फाइनल किया गया था, ठीक है। तो पाकिस्तान को 14 को मिल गया था और इंडिया को 15 को मिल गया था, ठीक है। तो दैट्स हाउ द वो एंटायर ट्रांसफर ऑफ पावर टेक प्लेस, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए अपने को। अल्टीमेटली जो चीज हुई वो तो अब सबको पता ही है, हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं कौन सा रीजन कहाँ है, तो उस पर डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। सो ये था ये पूरा प्लान। एंड आफ्टर ये पूरा प्लान जब हो जाता है तो इंडिया की तरफ से लास्ट गवर्नर जनरल या फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? तो सी राजगोपालाचारी बनते हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। सो इतना ही था। किसी को कुछ और ऐड करना है उसमें? ठीक है, तो आई थिंक जो टारगेट था आज का वो तो पूरा हो गया है। सो किसी को कुछ और ऐड करना है? ठीक है, तो आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। एंड कल के लिए जो हमारा टारगेट रहेगा वो जो बाकी मिसलेनियस टॉपिक्स बच गए ना, जैसे कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट हो गए एंड एजुकेशन रिलेटेड सोसाइटीज हो गई एंड बाकी जो छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, ठीक है, एक बार ऐसा भी कर लेंगे, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हैं उनको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, ताकि क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट फॉर्म में उनको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो और ये प्रेस रिलेटेड और एजुकेशन रिलेटेड जो कमिटीज बनते हैं वो भी डिस्कस करना है। हाँ, तो एक बार एजेंडा थोड़ा सा लिख लेना कि ये चीजें डिस्कस करनी है। तो एक तो कमिटीज हो गई, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू प्रेस हो गया, विद रिस्पेक्ट टू फमाइन हो गया, विद रिस्पेक्ट टू और छोटी मोटी जो चीजें थी तो वो देख लेंगे। एंड एजुकेशन कमिटीज देख लेंगे, ठीक है। फिर सोशो रिलीजियस जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट थीम रहता है यूपीएससी में, वो देख लेंगे। एंड और क्या बच गया इसमें? आई गेस हाँ, आई गेस वो भी रहेगा ना, ट्राइबल एंड पीसेंट मूवमेंट्स, वो भी इम्पोर्टेंट है, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। हाँ, तो कल मतलब के लिए देखना है तो लास्ट में ये भी वर्किंग क्लास मूवमेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एरियाज एक बार मार्क कर लेना, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं तो मिस आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ब्रॉडली ये टॉपिक्स रहेंगे जो हम कल डिस्कस करेंगे, तो उनको थोड़ा देख लेना। वैसे तो ये स्पेक्ट्रम में लास्ट में दिया हुआ ही है, लेकिन एक बार डिस्कशन हो जाएगा तो आई थिंक थोड़ा और बेटर हो जाएगा, ठीक है। सो ये रहेगा कल के लिए प्लान।